हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग देख रहे हैं 18 चैप्टर जो है मेडिवल हिस्ट्री का। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमैक्स और डिसइंटीग्रेशन जो है मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर एक वो है, कॉन्कर करती है मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, कंसोलिडेट करती है और फिर कैसे डिसइंटीग्रेट करती है। सबसे बड़ी बात थी प्रॉब्लम जो सक्सेशन की, कि कौन तख्त पे बैठेगा। देखो, जो लास्ट ईयर थे शाहजहां के जो हुकूमत के, वो क्लाउडेड थे, कुछ बड़ी कड़वी, बहुत सी बिटर वॉर्स सी थी सक्सेशन की, उनके ही बच्चों के बीच में हो रही थी। कोई क्लियर जो ट्रेडिशन, अब कोई रिवाज वैसा था नहीं सक्सेशन का जो मुस्लिम्स में और तैमुराइड्स में, कि कौन इनके बाद गद्दी पे बैठेगा, बड़ा बेटा छोटा बेटा कौन है। जो राइट नॉमिनेशन थी रूलर के द्वारा हैज़ बिन एक्सेप्टेड बाय सम मुस्लिम, जो बहुत सारे मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जिसके जो भी इस किंग ने जो है, ये किंग है, इसने एक नॉमिनेट किया है। ठीक है, नॉमिनेशन किया है कि ये जो है ये चीज़ एक्सेप्टेड। अब तैमूर का जो ट्रेडिशन था कि पार्टीशन का हैज़ नॉट बिन सक्सेसफुल आइदर और है आइदर एंड वाज नेवर अप्लाइड इन इंडिया। देखो तैमूर क्या, तैमूर जब था ना, तैमूर का एक ट्रेडिशन था कि एम्पायर को बांट दो वेरियस हिस्सों में अमंग जो है उसके सन्स में। इससे तो एम्पायर वीक हो जाता था और ये ना ही कभी पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो और ना ये कभी इंडिया में अप्लाई किया। बाबर ने हुमायूं को नॉमिनेट करके चला गया और उसके बाद भी उसे लगा कि एम्पायर वीक है, इसको नहीं डिसइंटीग्रेट करना चाहिए। उसके बाद मल्टीपल जो है नहीं कभी ऐसा हुआ। हिंदू ट्रेडिशन जो था वो भी कोई नॉट वेरी क्लियर इन जो मैटर है सक्सेशन का, कि कौन बने। अकॉर्डिंग टू तुलसीदास जो है एक कंटेम्प्रेरी था जो अकबर का, है ना। ए रूलर जो है उसके पास हक है कि वो गिविंग टीका टू एनी ऑफ हिज सन, कि किसी भी अपने लड़के को जो है अपना जो है तख्त दे सकता है। बट देर वर मेनी केसेस जो है राजपूत के अंदर जहाँ पे ऐसे नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए गए, माने ही नहीं गए उनके बाकी भाइयों के द्वारा। अगर एक भाई को नॉमिनेट कर दिया है कि ये तख्त पे बैठेगा, दूसरे भाइयों की तरह वो माना ही नहीं गया और उससे बड़ी क्वेरल्स हुई और बड़ी फाइट्स हुई। तो जो संगा है उसने एक बड़ी बिटर स्ट्रगल लड़ी उनके भाइयों के साथ तख्त को अपनी गद्दी पे बैठने से पहले। टूवर्ड जो एंड हुआ 1657 का, शाहजहां जो है वो बहुत बीमार हो गया, वाज टेकन इल एट दिल्ली, और कुछ वक्त बाद वो जो है हिज लाइफ वाज डिस्पेयर्ड ऑफ, बट ही रैलिड एंड ग्रेजुअली रिकवर, फिर ताकत में आ जाता है अंडर जो लव और केयरिंग दारा सुकू की जो है, जो हिफाजत में और केयर में और प्यार से जो है वो ठीक हो जाता है, मतलब बीमार होता है 1697 में। मीन वाइल इस सब काइंड की अफवाह जो हैं वो फैल रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि शाहजहां, ये कहने लगे कि शाहजहां ऑलरेडी मर चुका और दारा सिकू इस सच्चाई को छुपा रहा है अपना मकसद पूरा करने के लिए। ठीक है। कुछ वक्त के बाद शाहजहां जो है स्लोली जो है मेड हिज वे बाई बोट आगरा पहुंचता है, और मीन वाइल जो प्रिंस है शूजा बंगाल में, मुराद जो है गुजरात में और औरंगजेब जो है दक्कन में, हैड आइदर बीन परस्यूडेड दैट, ये रूमर्स जो हैं कहीं ना कहीं ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कहीं ये सच तो नहीं। अब ये प्रिंसेस जो हैं, ये जो राजकुमार हैं, ये अलग अलग जगहों पे, औरंगजेब दक्कन में है, मुराद गुजरात में, शूजा बंगाल में, और दारा सिकू जो है वो आगरा में शाहजहां के साथ है। और या फिर प्रिटेंड कर रहे थे कहीं ना कहीं कि हमें बिलीव कर रहे हैं, या सच उनको पता था, और वो कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो पूरी कर रहे थे कि एक जंग हो सकती है, इनएविटेबल वॉर जो होगी भाइयों के बीच में, कि कौन तख्त पे बैठेगा। अब ये सारी जो वॉर थी बिटवीन सच में, वो कहीं ना कहीं जो एम्पायर का जो है र्यून्स में बदला, इसने कहीं ना कहीं इस एम्पायर को एक खंडर में बदल दिया। और एंटीसिपेटिंग के कहीं ना कहीं हम एंटिसिपेट करते हैं एक स्पीडी एंड, शाहजहां ने अब डिसाइड किया कि वो नॉमिनेट करेगा अपने सबसे बड़े बेटे दारा को अपना सक्सेसर, वली अहद, मतलब यही अब जो है तख्त पे बैठेगा। क्योंकि उसने राय रेज किया था दारा को जो मनसब रैंक 40,000 ज़ात का, टू दी अनप्रेसिडेंटेड रैंक जो था ऑफ 60,000। अब इतना बड़ा मनसबदार रैंक में जो है दारा जो है उसको कुर्सी दी गई थी, नेक्स्ट तख्त के पास की जो चेयर थी वो दारा सिकू को दी गई। ठीक है। और जितने भी नोबल्स थे, जो भी बड़े बड़े थे, वो उन्होंने उन्हें ये कहा गया कि वो दारा को मानेंगे एज द फ्यूचर स्वर्गन बादशाह, नेक्स्ट जो है शाहजहां के बाद। बट ये सारे एक्शंस जो थे फार फ्रॉम जो है इतनी आसानी से जो तो नहीं थे शाहजहां के लिए, जितना शाहजहां ने उम्मीद की थी। और उसे ये कन्विंस किया कि बाकी जो प्रिंसेस हैं शाहजहां के, पार्टली टू दारा,
पार्शली टू दारा। कहीं ना कहीं बाकी जो प्रिंसेस थे उन्हें ये लगा था कि शाहजहां को जो है उसको ज़्यादा प्यार जो है दारा सिकू से, कहीं ना कहीं वो बड़ा इम्पार्शल है या पार्शलिटी जो है दारा की तरफ ज़्यादा दिखा रहा है और हमारी तरफ नहीं। और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने जो है और ताकतवर बना दिया था इन लोगों की बिट को कि हम भी तख्त पे बैठ सकते। अब ये ज़रूरी नहीं है हमें डिटेल में जाना इवेंट्स में जो अल्टीमेटली कैसे औरंगज़ेब तख्त पे बैठा। बहुत सारे रीज़न से औरंगज़ेब इतना कामयाब क्यों हुआ इन सारे भाइयों में। उसमें डिविडेंड काउंसिल भी है, अंडर एस्टिमेशन जो है उसके अपोनेंट्स का दारा के द्वारा जो है, या फिर जो दो मेजर फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं उसने कम आंका और उसकी वजह से दारा की हार। ऑन हेयरिंग ऑफ मिलिट्री पार्टिसिपेशन जो है कि उसके बेटे जो है कहीं मिलिट्रीली मार्च कर सकते हैं कैपिटल सिटी पे, और शाहजहां ने एक आर्मी भेजी ईस्ट में, जो दारा सिखू जो दारा था वो लीड कर रहा था। सुलेमान शोख जो था एडेड बाई मिर्ज़ा जो राज जय है सिंह है, डील करने के लिए शुजा के साथ बंगाल में, जिसने अपने आप को तख्त में बिठा लिया था, क्राउन कर लिया था अपने आप। एक और आर्मी भेजी गई मालवा अंडर राजा जसवंत सिंह जो रूलर था जोधपुर का, ठीक है। ऑन हिज अराइवल टू मालवा, जसवंत ये देखता है कि ही हैज़ टू फेस विद कंबाइंड फोर्स जो है कि दोनों औरंगजेब और मुराद मिल के जो है वो अब जसवंत सिंह के सामने लड़ रहे हैं मालवा में। तो दो प्रिंस राजकुमार थे, वो इंटेंट कर रहे थे कि कन्फ्लिक्ट, और इनवाइट किया उन्होंने जसवंत को कि वो उसकी तरफ आ जाए। जसवंत जो है को वो कुड है वो वापस भी जा सकता था, है ना, बट उसने कहीं ना कहीं देखा कि मैं जो है अगर पीछे हट गया तो ये मेरे जो है डिसऑनर के खिलाफ है। टिपिकल राजपूत ऑनर की बात करने वाला है, राजपूत का ऑनर ही सब कुछ है कि वो जंग से पीछे नहीं हट सकता। उसने डिसाइड किया कि वो खड़ा होगा और लड़ेगा, एंड थ्रू द ऑड्स विच वे डेफिनेटली वो उसके अगेंस्ट थे। तो औरंगजेब जो है दरमात में 15 अप्रैल 1658 में जो है वो जीत जाता है और वो हरा देता है जसवंत। अब क्या होता है, मीनवाइल दारा जो है वो एक बड़ी सीरियस मिस्टेक कर लेता है। ओवर कॉन्फिडेंट कि उसकी स्ट्रेंथ और पोजीशन की, वो असाइन करता है ईस्टर्न कैंपेन जो है उसके कुछ बेस्ट ट्रूप्स को, ठीक है। थोज ही डेन्यूड द कैपिटल आगरा, और लेड बाई जो सुलेमान शिकू है, और आर्मी मूव करती है ईस्ट में, और गेव ए गुड कोकोनट ऑन इट सेल्फ। अब एक सरप्राइज एंड डिफीटेड शुजा को बनारस में हरा देते हैं 1658 फरवरी में। ये अप्रैल में हुआ है, ठीक है, ये फरवरी में, ये पहले ही हुआ है, शुजा को हरा दिया गया। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो उसके पीछे जाएंगे, बिहार तक परस्यू करेंगे, एज इफ इशू जो है आगरा में जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब दारमत में जो है जसवंत सिंह के हारने के बाद एक लेटर भेजा जाता है, एक्सप्रेस लेटर जो है वो सेंड किए जाते हैं दीज फोर्सेस जो है टू हरी बैक के हम आगरा जल्दी पहुँचे। आफ्टर पैचिंग अप जो है एक हरीड ट्रीटी 7 मई 1698 में सुलेमान शियोक जो वो स्टार्ट करता अपनी मार्च टू आगरा। कहाँ से? फ्रॉम हिज कैंप जो नियर मुंगेर ईस्टर्न बिहार से जो है आगरा की तरफ आता है, ठीक है, मुराद को हराने के बाद, ठीक है। अब बट इट वॉज हार्डली लाइक दैट ही कुड रिटर्न टू आगरा इन टाइम द कन्फ्लिक्ट विद फॉर द कन्फ्लिक्ट। वो अब जब तक औरंगजेब के साथ जो है वो वहाँ से जो है मुंगेर बिहार से, ईस्ट बिहार से जो है वो आगरा पहुँच जाएगा, जब तक कि औरंगजेब जो है आगरा पहुँचता मालवा से। तो फ्रॉम दारमात जो है दारा एक बड़ी फ्रेंटिक एफर्ट लेता है कि अलाइज लोगों को जो है अपनी तरफ लाने का। वो एक रिपीटेड लेटर भेजता है जसवंत राव को जो रिटायर हो चुका है टू जोधपुर, राणा उदयपुर को भेजता है उन्हें, ठीक है। वाज टू ऑल्सो अप्रोच जसवंत सिंह मूव आउट फ्रॉम द टारडेलिया टू पुष्कर नेर अजमेर आफ्टर रेजिंग ए आर्मी विद द मनी जो प्रोवाइड की गई दारा सिकू के साथ। वो आर्मी रेस करता, वहाँ वेट करता है राणा के ज्वाइन होने का। बट राणा जो है वो ऑलरेडी बीन वोन ओवर बाई, औरंगजेब ने पहले ही उसको अपनी तरफ ले लिया, प्रॉमिस करके कि उसको 7000 रैंक दिया जाएगा मनसब को, और उसे वापस दिए जाएंगे जो परगानास जो सीज़ किए गए थे, जो औरंगजेब और दारा सिखों ने 1654 में एक लड़ाई की, रीफोर्टिफिकेशन की लड़ाई हुई थी जो चित्तौड़ की, उस पर। औरंगजेब ऑल्सो हेल्ड के आउट टू द राणा एक प्रॉमिस करता है कि रिलीजियस फ्रीडम ऑफ फेवर जो है वो इक्वली दिए जाएंगे राणा संगा को भी, टू थोज ऑफ राणा संगा को जो दी गई। तो उस दारा जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है इसको जीतने में, और ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट राजपूत राजा था उसकी साइड में। समूहगढ़ की लड़ाई होती है 29 मई जो है 1658। बेसिकली ये बैटल जो है बड़ी गुड
जनरलशिप में होती है। दो साइड जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल मैच्ड होती हैं, अबाउट 50,000 टू 60,000 जो है दोनों तरफ होते हैं। दारा सिखू जो है वो नो मैच था औरंगजेब के लिए। जो हदा राजपूत और जो सैयद थे ऑफ बरहा, वो अपॉन हुम जो दारा लार्जली डिपेंड करता था, कुड नॉट मेक अप फॉर दी जो वीकनेस थी रेस्ट ऑफ जो लोगों में, जो बड़ी जल्दबाजी में जो आर्मी रिक्रूट की गई थी, भर्ती गई थी। औरंगजेब के ट्रूप्स जो थे वो जंगों में बड़े सख्त हो चुके थे, उन्होंने दक्कन में कंटिन्यूसली फाइट लड़ी, और वो औरंगजेब खुद एक ब्रिलियंट लीडर था और उसके पास बहुत ब्रिलियंट जनरल भी थे। अब औरंगजेब जो है हैड ऑल अलोंग, उसने ये प्रिटेंड किया कि उसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, वो सिर्फ आगरा आना चाहता है और वो जो है अपने बाप को देखना चाहता है, ठीक है, और उसको रिलीज़ करना चाहता है, कंट्रोल जो है, जो ये जालिम है दारा, इसके कंट्रोल से उसको जो है आज़ाद करवाना चाहता है। उसका कोई अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है। बट जो वॉर होती है, जो लड़ाई होती है औरंगजेब और दारा सिखू के बीच में, वाज नॉट बीइंग रिलीजियस और वाज नॉट बिटवीन के एक साइड एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, एक दूसरे पे एक तरफ एक लिबरल आंस में है, दूसरे में एक सर एक कट्टर इंसान है। दोनों मुस्लिम और हिंदू नोबल्स जो थे वो इक्वली डिवाइडेड थे अपनी सपोर्ट के लिए दोनों राइवल्स के बीच। हमने पहले भी देखा जो एटीट्यूड जो लीडिंग राजपूत राजास का था। तो इस लड़ाई इस झपड़ में भी, इस कन्फ्लिक्ट में भी, एज इन सो मेनी बाकियों में भी, जो एटीट्यूड था नोबल का वो डिपेंड करता था उनके पर्सनल इंटरेस्ट क्या हैं, वो किसके साथ जाएंगे बेस्ड ऑन उनके पर्सनल इंटरेस्ट, और उनकी एसोसिएशन जो है इंडिविजुअल प्रिंसेस के साथ। अब आफ्टर द डिफीट और फ्लाइट जो होती है दारा की, शाहजहां जो है वाज बिसीज्ड इन द फोर्ट ऑफ आगरा। हारने के बाद, दारा सिखू के भागने के बाद, अब शाहजहां पे जो है चढ़ाई की जाती है आगरा के किले पे। औरंगजेब जो है मजबूर करता है शाहजहां को कि वो सरेंडर करे बाई सीजिंग जितने भी पानी का सोर्सेज है किले का, उसको बंद करके। अब शाहजहां जो है वो एक औरतों के जो है एक अपार्टमेंट में जो है वहाँ पे छुपा हुआ है किले में, और स्ट्रिक्टली जिसको सुपरवाइज किया जा रहा है, और वॉज नॉट इल ट्रीटेड। उसको जो है कभी भी जो है बुरी तरीके से पेश नहीं आया गया, बड़ी बेहतरीन तरीके से उसको ट्रीट किया गया। वहाँ वो 8 साल तक रहा। लवली नर्सिस जो थी, उसकी फेवरेट डॉटर जो थी जहानरा, वो उसका ध्यान रखती थी, जो वॉलंटरी उसने चूज़ किया कि वो किले के अंदर रहेगी। शिर्री अमज वो पब्लिक लाइफ में आई शाहजहां के मरने के बाद, और उसे जो है बड़ी इज्जत से औरंगजेब ने नवाजा और उसको रिस्टोर किया उसकी पोजीशन पे, फर्स्ट डे ऐसे फर्स्ट लेडी ऑफ रेल्म, ठीक है। ही ऑल्सो रेज्ड हर एनुअल, उसने अपनी अब उसकी एनुअल पेंशन जो थी वो जो है 12 लाख से जो है 17 लाख रुपए तक कर दी थी। अकॉर्डिंग टू जो टर्म्स थे औरंगजेब के एग्रीमेंट के मुराद के साथ, जो किंगडम थी उसको हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे, लेकिन औरंगजेब का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो अपने एम्पायर को किसी और के साथ शेयर करेगा। इसलिए वो धोखाधड़ी से मुराद को जो है जेल में बंद कर देता है और उसे ग्वालियर की जेल में भेज देता है। वहाँ उसको 2 साल बाद मार दिया जाता है। अब देखो समूहगढ़ की लड़ाई हारने के बाद दारा जो है वो भाग के लाहौर चला जाता है और वो प्लान करता है वो किस तरह से कंट्रोल लेगा ये सराउंडिंग के जो एरिया से। लेकिन औरंगजेब जो है वो पहुंच जाता है उसके नेबरहुड में एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ, और दारा की जो हिम्मत है वो हार जाती है। वो लाहौर को छोड़ के भागता है बिना किसी लड़ाई के और सिंध में भाग जाता है, और ये कहीं ना कहीं उसकी जो है वर्चुअली उसकी किस्मत को सील कर देती है। ऑल्दो एक सिविल वॉर जो है वो 2 साल तक चलती रहती है, लेकिन इसका आउटकम जो है हार्डली कोई डाउट है। दारा जो है मूव करता है सिंध, वहाँ से गुजरात, और फिर अजमेर में, और फिर इनविटेशन पे जसवंत राव की रूलर ऑफ जो मेवाड़ है वो सब्सिक्वेंटली जो है, और सब्सिक्वेंट जो ट्रेचरी ऑफ लेटर वाज टू वेल नोन। फिर हम तो उसकी जानते हैं जो बैटल हुई दराऊ की अजमेर के पास 1659 में, वो लास्ट बैटल थी दारा ने जो है औरंगजेब के खिलाफ लड़ी। दारा माइट वेल हैव बीन एस्केप्ड, दारा जो है भाग के ईरान चला गया, बट वांटेड टू ट्राई हिज, फिर से वो अपनी जो है किस्मत आजमाना चाहता था अफगानिस्तान। तो ऑन द वे इन बोलान पास में एक ट्रेचस अफगान चीफ जो है वो उसको जो है कैदी बना दे लेता है और हैंडेड हिम ओवर टू हिज ड्रेडेड आर्मी, वो अपनी आर्मी को उसको दे देता है। तो पैनल ऑफ जूरिस्टिक्स जो है वो डिक्रीडेड दैट दारा कुड नॉट बी सफर्ड टू लिव जो है आउट ऑफ नेसेसिटी टू प्रोटेक्ट faith and holy law, and also the reason of state as a destroyer of public peace. This is typical in manner in which Aurangzeb used the religion as a cloak in political move. तो उसने ये सारी चीज़ें यूज़ की कि वो स्टेट के लिए और होली लॉ के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए और मज़हब को बचाने के लिए वो एक लोगों की शांति भंग करने वाला इंसान है, और इस तरीके से उसने जो है
जो उसको पकड़ा और जो पॉलिटिकल मूव था उसका, और 2 साल बाद आफ्टर दारा सिक्यू के एग्जीक्यूशन, जो उसका सन है सुलेमान शूक, हु हैड सोट, जिसने जो है पनाह ली हुई थी रूलर ऑफ गढ़वाल के अंदर, उसको भी हैंड ओवर किया जाता औरंगजेब को कि कहीं ना कहीं ये ना बगावत कर दे और इन्वेजन ना कर दे मेरे एम्पायर में। वो भी सेम दारा सिक्यू की तरह जो है मारा जाता है। पहले औरंगजेब ने जो हैड अर्लियर जो है औरंगजेब ने हैड डिफीटेड जो शुजा थे खजवा का, जो इलाहाबाद के 1658 में, और फर्दर वो कैंपेन करता है इनके खिलाफ। और ये इंटरेस्ट की जाती है कि इसके मीर जुमला जो है उसके अंडर दी जाती है, जो स्टेडली एग्जर्ट करता प्रेशर शुजा पे कि वो हाउंड करे आउट ऑफ उसको इंडिया में, इनटू अराकान भेज देता, भगा देता है। उसके बाद उसके और उसकी फैमिली जो है उसको बड़ी बेद जो है बड़ी बेइज्जती के साथ उनको मारा जाता है। अरकानीज के हाथों जो है वो मारे जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो है रेबेलियन भी ख़त्म होता है। एक सिविल वॉर जो है ना, विच जो जिसने एम्पायर को डिस्ट्रैक्ट रखा 2 साल से भी ज़्यादा, और वो ना ही जो है नॉमिनेशन किए गए थे, नॉमिनेट किए थे रूलर के द्वारा, ना ही कोई प्लान था डिवीजन का एम्पायर का, और वो एक्सेप्ट किया जा सकता था, या फिर वो कंटेंडर थे थ्रोन के। मिलिट्री फोर्स जो है बिकेम, ये सिर्फ एक ओनली आर्बिट्री बनी सक्सेशन के लिए, सिविल वॉर के लिए, जो बहुत डिस्ट्रक्टिव थी। अब तख्त की हिफाजत हो चुकी है, तख्त पे बैठ चुका है औरंगजेब ने। अब ट्राई किया, कोशिश की इन चीज़ों को किस तरीके से मैं जो है निपटाऊं, मिटिगेट करूं। कुछ हद तक जो इफेक्ट था हार्श, जो सख्त मुगल कस्टम का था वॉर का, ऑन टू द डेथ बिटवीन ब्रदर्स। एट एन इंस्टेंट जो जहारा बेगम थी, जो बहन थी, सिफिर शियोग जो सन था दारा का, उन्हें रिलीज़ किया जाता है जेल से 1673 में, और उन्हें मनसब दिया जाता है, गिवन मनसब, और मैरिड टू द डॉटर ऑफ औरंगजेब। ठीक है, उसे मनसब भी दिया जाता है और लड़की से शादी करवाए। मुराद का जो बेटा है इज़्ज़त बख्श, उसे भी रिलीज़ किया जाता है, उसे भी मनसब दिया जाता है, और एक और लड़की से उसकी शादी करवाई जाती है। ठीक है, अब अर्लियर इन 1669 दारा की जो डॉटर है जानी बेगम, हु हैज़ बीन लुक्ड आफ्टर बाई जहारा इन हर ओन डॉटर, जहारा ने अपनी बेटी की तरह जिसकी देखभाल की जाती थी, उसको ही शादी करवाता औरंगजेब अपने तीसरे लड़के से, मोहम्मद आजम के साथ। तो बहुत सारी मैरिजेस होती हैं औरंगजेब की फैमिली और उनके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में, उनके जो भाइयों की जो है हार के बाद। तो जो थर्ड जनरेशन थी फैमिली ऑफ औरंगजेब एंड हिज डिफीटेड ब्रदर, वो कहीं ना कहीं एक हो चुके थे। जितने भी उसके भाइयों के को जो मारा गया, उनके बच्चे और औरंगजेब के बच्चे जो थे, इनकी आपस में जो है शादियां करवा दी, और कहीं ना कहीं इनसे जो है ये सारे एक हो चुके थे, जो थर्ड जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन ये तो फर्स्ट ये जो है ना, ये जनरेशन ये कहीं ना कहीं एक हो चुकी थी, आगे जो बच्चे थे, तो इस तरीके से जो है मिक्सअप हो गया था। अब औरंगजेब की हुकूमत और उसकी रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब रूल करता है ऑलमोस्ट 50 साल के लिए, और इसके इतने लंबे जो हुकूमत के दौरान मुगल एम्पायर कहीं ना कहीं उसकी टेरिटोरियल क्लाइमैक्स पे पहुंच जाती है, कि लार्जेस्ट एवर जो है कॉन्कर्ड एरिया जो है, इतनी बड़ा एम्पायर जो है स्ट्रेच मुगल के अंडर, औरंगजेब के अंडर आता है। इस हाइट पे उसका स्ट्रेच था कश्मीर जो है नॉर्थ टू जिंजी जो है साउथ, और हिंदू कुश वेस्ट से चिटीगोंग जो है ईस्ट, ऑलमोस्ट होल ऑफ द इंडिया। औरंगजेब प्रूव करता है उसकी कि वो कितना मेहनती रूलर है, और उसने कभी स्पेयर नहीं किया, किसी को नहीं छोड़ा, ना ही अपने आप को, ही नेवर स्पेयर्ड हिमसेल्फ, या फिर किसी भी अपने से जो सबॉर्डिनेट हैं, किसी तरह के भी काम जो सरकारी काम है। उसके लेटर्स जो हैं ये शो करते हैं किस तरह से उसने बड़ा ही नज़दीक से ध्यान दिया है जितने भी स्टेट के काम है। ठीक है, वो बड़ा स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिनरी है ना, एंड हु डिड नॉट स्पेयर, उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। 1686 में वो इम्प्रिजन करता है, वो जेल में डालता है मुजाम जो मौज़म है राजकुमार, इस चार्ज पे कि वो जो है रूलर ऑफ जो गोलकोंडा उसके साथ कोई साजिश कर रहा था, और उसे 12 साल तक जेल में रखता है। उसका एक दूसरा बेटा, वो भी उसके गुस्से का शिकार बहुत ओकेजन्स पे होते हैं। जैसे सच ए ऑफ फॉर एग्जाम्पल्स दैट इवन लेट इन हिज लाइफ, जब मुअज्जम जो था गवर्नर था काबुल का, वो डरता था जब भी वो लेटर कोई चिट्ठी जो है अपने बाप की आती थी, एंड हु वाज देन इन वो जब साउथ इंडिया में था। अनलाइक जैसे उसके प्रेडेसेसर थे औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसकी एक रेपुटेशन थी वो बीइंग ऑर्थोडॉक्स, कि गॉड फेयरिंग, कि अल्लाह से डरने वाला मुसलमान था।
तो इन कोर्स ऑफ टाइम उसने शुरू कर दिया अपने आप को एक तरह का जिंदा पीर समझना, एक लिविंग सेंट, पीर हूँ मैं एक जिंदा। ठीक है। अब हिस्टोरियंस जो है होवर वो डीपली डिवाइडेड हैं औरंगजेब की अचीवमेंट एज ए रूलर। उसने क्या कामयाबियां हासिल की हैं, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही अचीव्ड ड्यूरिंग हिज रेन। कुछ के मुताबिक उसने जो है रिवर्स कर दी, जितनी भी अकबर ने जो पॉलिसीज लॉन्च की थी उन सबको रिवर्स कर दिया कि रिलीजियस टॉलरेंस की। कहीं ना कहीं इस चीज़ ने जो है जो लॉयल थे हिंदू, जो लॉयल थे एम्पायर को, कहीं ना कहीं उन लोगों की जो है अंडरमाइन करती लॉयल्टी, इतनी वफादारी से काम किया, उन लोगों को कुछ नहीं दिया। अब उनके मुताबिक इन टर्न इससे कहीं ना कहीं बहुत सारी नाराज़गी जो पॉपुलर अपराइजिंग और सैपिंग और जो विटिलिटी एम्पायर में हुई वो कारण है। अब इसके जो शक था, जो नेचर, जो प्रॉब्लम ऐड हुए हैं, जो वर्ड हम कैफ़ी खान की देखते हैं कि जितने भी ऑल दिस एंटरप्राइजेज जो है बड़े लंबे अरसे तक चले, ड्रॉन आउट, और आखिरकार ये नाकाम हुए। एक और जो सेट है हिस्टोरियंस का, वो ये सोचता है कि औरंगजेब जो है वो बड़ा अनजस्टली मेलगनाइड था कि हिंदू जो हैं वो अब डिसलॉयल हो चुके हैं, मतलब गद्दार हो चुके हैं। और ड्यू टू लैक्सिटी ऑफ जो औरंगजेब के जो दादा परदादा बाप दादा थे, उनकी जो कमज़ोरियों की वजह से, उनकी छूट देने की वजह से ये हिंदू जो हैं बड़े बगावती और गद्दार हो चुके और बड़े डिसलॉयल हो चुके। सो दैट औरंगजेब के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है एक सख्त तरीका अपनाने का और ये मुसलमानों को जो है रैली करने का, उनकी सपोर्ट इस इतने बड़े एम्पायर को जो है चलाने के लिए। अब ये सारी जिम्मेदारी जो है इसके हाथ में। ठीक है। एक नया ट्रेंड जो है होएवर अमर्ज हुआ जैसे जैसे एज हमने रिसर्च वर्क में जो देखा, औरंगजेब की जो रिसर्च लोगों ने की है। अब इन कामों में एक तीसरा एंगल निकलता है कि एफर्ट्स हैज़ बीन मेड। देखो, कोशिशें की गई कि औरंगजेब की जो पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रैक्टिस थी, उनके सोशो इकोनॉमिक जो है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स में इन्होंने पढ़ने की कोशिश। बड़ा ही कम डाउट है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है अबाउट हिज जो है ऑर्थोडॉक्सी और उसकी बिलीफ के। वो इंटरेस्टेड नहीं था फिलोसफिकल डिबेट या ये पीरो मुर्शिद और मिस्टिसिज्म में, ये सेंट्स में वो इंटरेस्टेड भी नहीं था। ही वॉज, ठीक है, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड ऐसे फिजिकल फिलोसफिकल डिबेट्स में, क्या सही है क्या गलत है, नेचर ऑफ रियलिज्म या आइडलिज्म या नेचर ऑफ गॉड, ऐसा कुछ नहीं। और ही डिड नॉट डिबार हिज सन फ्रॉम डैबलिंग द सूफीज़म। उसने मना भी नहीं किया। वो ओकेजनली जो है इन दरगाहों पे, पीरों पे की विज़िट करता था उनकी दुआएं लेने के लिए। वाइल टेकिंग हिज स्टैंड, जो हनफी स्कूल है मुस्लिम लॉ को, उस पर भी स्टैंड लिया, जो क्या है जो ट्रेडिशनली इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। औरंगजेब जो है वो हेजिटेट भी नहीं किया इशू करने के लिए एक क्या स्कॉलर डिग्रीज जिनको कहते हैं ज़्वाबित। ठीक है, मतलब एक कंपेडियम जो है ऑफिस डिग्री, और गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के हैज़ बीन कलेक्टेड जो वर्क है ज़्वाबित आलमगीरी, उसमें है। थियोरेटिकली जो ज़्वाबित सप्लीमेंट करता है शरिया लॉ को, जो इसने अपना लॉ लाया वो शरिया लॉ को कहीं ना कहीं साथ साथ में सप्लीमेंट कंडीशंस को देखते हुए इंडिया में विच वर नॉट प्रोवाइडेड फॉर द शरिया। जो शरिया जो है कम्प्लीटली शरिया को तो लॉ को तो लागू नहीं किया जा सकता, तो उसने साथ साथ अपने भी जो है आलमगीरी का जो है फतवा आलमगीरी भी जिसको कहते हैं, ज़्वाबित आलमगीरी है ना, लॉज अपने भी साथ में सप्लीमेंट। तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होने के बावजूद भी औरंगजेब जो एज ए बादशाह, एज ए रूलर जो है, ही कुड हार्डली फॉरगेट जो उसकी पॉलिटिकल रियलिटी है, जो ओवरवेलमिंग जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो हिंदू, और वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर रहा था। ठीक है, दैट इज़ वर ही डीपली अटैच। कहीं ना कहीं वो अपने जो मज़हब है उससे बड़ी गहराई से अटैच था, बड़ा जुड़ा हुआ था। कोई भी पॉलिसी जिससे मेंट के जहाँ कंप्लीटली हिंदूज़ को एलिनिएट कर रहा है और पावरफुल जो हिंदू राजा और ज़मींदार्स को, वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी पॉलिसी जो कहीं ना कहीं हिंदूज़ को जो है गवर्नमेंट से दूर कर रहा है, उनको एलिएनेट कर रहा है सरकार से, जो तख्त से, या जो पावरफुल हिंदू ज़मींदार हैं या उनको जो है नाराज़ कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं काम करती, अनवर्केबल थी। तो अगर हम एनालाइज करें जो औरंगज़ेब की किस तरह की मजहबी पॉलिसी या रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक पॉलिसी कैसी थी,
हम यहाँ से नोट ले सकते हैं फर्स्ट कि व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड मॉरल या रिलीजियस रेगुलेशन। उसकी जो शुरुआत है, उसकी जब हुकूमत की शुरुआत होती है, वो मना कर देता है कि कलमा जो है, जो मुस्लिम्स का कलमा होता है, वो कॉइन्स पे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कॉइन जो हैं, जो सिक्के हैं, वो पैरों के नीचे पड़े रहते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं गंदे, तो ये कलमा नहीं लिखा जाएगा। वो नौरोज़ का फेस्टिवल को जो है बैन लगा देता है कि नहीं होगा। कंसीडर करता है कि ज़ोरास्ट्रियन प्रेस्टी का जो प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो फेवर करते हैं जो सफ़ाइद रूलर से ईरान के। सब जगह जो है मुश्तसिब्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं सब प्रोविंस में। ये ऑफिसर्स को ये कहा जाता है कि वो देखेंगे लोग कैसे रह रहे हैं, क्या वो अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ रह रहे हैं। तो ये बिजनेस था इन ऑफिशियल्स को का ये देखना है कि शराब और जो ये जहरीली पदार्थ का जो यूज़ करते हैं जैसे भांग हो गई, वो पब्लिक प्लेसेस याद रखना, लोग इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बड़ा एग्जेजरेट करके बताते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे ना यूज़ करें। वो ये ऑफिसर जो मुश्तसिब्स थे, ये रिस्पॉन्सिबल थे ये देख रेख के भी कि हाउसेस जो हैं वो इल रिप्यूट ना हो, वहाँ जो है जुआरी या गैम्बलिंग डेंस ना हो, जुए खेलने वाले एट्सट्रा। और वज़न, वेट और मेजर का सामान है जो ट्रेड और कॉमर्स और तिजारत और दुकानदार यूज़ करते हैं, उनको चेक करने के लिए। बढ़िया है ये चीज़, तो आप कहोगे। नेक्स्ट चलते हैं। वो इस चीज़ के भी उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जिम्मेवारी दी गई थी कि इंश्योर करें कि ये जो मना की गई हैं चीज़ें शरिया के द्वारा और जो सेकुलर लॉ के द्वारा, जो हुकूमत ने सेकुलर लॉ दिया जो सब पे आता है, जो शरिया जो मुस्लिम्स पे आता है, उनके द्वारा जो चीज़ें मना की गई हैं, जो आलमगीर के द्वारा चीज़ें मना की गई औरंगज़ेब के द्वारा, वेयर एज फार एज पॉसिबल नॉट फ्लूटेड, वो ओपनली ना की जाए, ना होती हो। अब अपॉइंट करने में इन जो मुश्तसिब्स थे, औरंगज़ेब ने ध्यान दिया कि स्टेट जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो मॉरल वेलफेयर है लोगों का, पीपल मॉरली कैसे, स्पेशली मुस्लिम्स, ओके, मॉरल वेलबींग भी, सिर्फ फिजिकल वेलबींग या मेंटल वेलबींग नहीं, मॉरली भी इंसान ईमानदार होना चाहिए, सच्चाई बोलना चाहिए, बुरी चीज़ों में ना फंसा हो, चोरी चकारी, ये गैम्बलिंग, जो जुआरी ना हो, शराबी ना हो। लेकिन इन ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो उनकी प्राइवेट ज़िंदगी जो है, इन सिटीजन्स, ये लोगों की प्राइवेट ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बाद में जब 11वां साल था उसकी हुकूमत का, 1669 में, औरंगज़ेब बहुत सी चीज़ों का जो है टुक नंबर ऑफ जो है मेजर्स, बहुत सारी चीज़ें ली गई, ठीक है, जिनको जो है बड़ा प्यूरिटिनिकल कहा गया। क्यों? क्योंकि देवर उनको डिज़ाइन किया गया इस तरीके से कि टू शो के एम्परर जो है वो इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ है, ठीक है, जो शरिया के हिसाब से नहीं है, और विच कुड नॉट बी, जिनको जो सुपरस्टिशियस भी ना कहा, विच कुड बी कंसिडर्ड सुपरस्टिशियस, ये जिनको बड़ा ही वहमी और ख्याली कहा जाए, मतलब जो अंधविश्वासी जिन चीज़ों को कहा जाए, उनके खिलाफ है। कुछ जो मेजर्स लिए गए इकोनॉमिक और सोशल नेचर के भी थे, तो उसने जो है मना कर दिया कोई भी गाना नहीं होगा, ठीक है, कोर्ट में जो दरबार है, और जितने भी ऑफिशियल म्यूजिशियंस थे उन्हें पेंशन दे के रिटायर कर दिया। जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, वीणा हो गया, जैसे वीणा अपने साथ भी लेके चलते थे, हमने देखा था, और बाकी चीज़ें थी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो जो है, और नौबत जो रॉयल बैंड था वो कंटिन्यू रहा। सिंगिंग जो है वो गाना जो है वो पैट्रोनाइज किया गया, लेकिन लेडीज़ के द्वारा जो हरम में थी, और जो राजकुमार थे उनके द्वारा, औरंगज़ेब के द्वारा नहीं, और इंडिविजुअल जो नॉबल्स थे। तो इट इज़ सम इंटरेस्ट कहीं ना कहीं है ये नोट करना, जैसे हमने मेंशन पहले भी किया था कि जो लार्ज नंबर ऑफ जो पर्शियन लोग काम करते थे ना क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक में, वो औरंगज़ेब के ही जो है हुकूमत के दौरान लिखे गए थे। और औरंगज़ेब जो है हिमसेल्फ बड़ा ही एक प्रोफिशिएंट प्लेइंग ऑफ वीणा बड़ा बेहतरीन बजाता था। तो जो जैब है ऑफ औरंगज़ेब टू प्रोटेस्टिंग म्यूज़िक दैट ही शुड बरी
or barrier of music they were carrying deep under the earth so that no echo of may rise again was only an angry remark. ये म्यूज़िक, ये इंस्ट्रूमेंट्स को, ये इन गाने बजाने वालों को इतना नीचे दबा दो कि उनकी आवाज़ ज़मीन तक कभी पहुँचे ही ना, ये गुस्से में कहा गया, सच नहीं है। अब औरंगजेब ने डिसकंटिन्यू कर दिया जो प्रैक्टिस था झरोका दर्शन का या शोइंग हिमसेल्फ टू पब्लिक फ्रॉम द बालकनी सिंस ही इज कंसिडर्ड ए सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस और अगेंस्ट इस्लाम। जैसे अकबर करता था, सुबह सुबह उठ के आके जाली से नीचे देखता था और लोग खड़े हैं, वो बादशाह को देख रहे हैं, इस चीज़ को इसने बैन लगा दिया कि ये एक सिर्फ अंधविश्वासी बात है, ये इस्लाम के अगेंस्ट है, इसको बैन लगा दिया, ये झरोका दर्शन को। सिमिलरली इसी तरह से उसने जो सेरेमनी है कि जो एम्परर है उसको सोने और चांदी में तोला जाएगा उसके जन्मदिन पे, इस प्रैक्टिस को भी बैन लगा दिया। ये प्रैक्टिस जो थी वो अपेरेंटली अकबर के दौर में स्टार्ट हुई थी और जो बाद में बड़ी फैली और एक जो है बर्डन बन गई थी छोटे नोबल्स के लिए। जो वज़न है एक सोशल ओपिनियन वो बहुत ज़्यादा था सोशल ओपिनियंस। औरंगज़ेब ने हैड टू परमिट कि जो सेरेमनी है उनके बेटों की, जब वो रिकवर करेंगे बीमारी से, ठीक है, सेरेमनी कर सकते हो, जश्न कर सकते हो, खान पान कर सकते हो, जब वो बीमारी से जो है कोई बीमार हुए और उससे ठीक हुए, लेकिन उसने ये एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होते उनको मना कर दिया कि वो किसी तरीके की कोई कुंडली बनाएंगे, और ऑर्डर किया कि ऑर्डर ये फैलाया गया हर एक के लिए, इंक्लूडिंग जो मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली के लिए भी। तो मेनी अदर जो रेगुलेशन थी इस सिमिलर नेचर की, कुछ मॉरल कैरेक्टर की थी, सम टू इंस्टॉल एक सेंस ऑफ जो ऑस्टेरिटी, वो इशू की गई। अब जो थ्रोन रूम था, जो तख्त का वाला कमरा था, उसको बड़े सस्ती चीज़ों से, चीप चीज़ों से और सिंपल स्टाइल में जो है वो क्या किया गया, डेकोरेट किया गया। क्लर्क जो है उन्होंने यूज़ किया जो है पोरोसिलीन, जो इंक स्टेंड है, इंस्टेड ऑफ जो सिल्वर की होती है। सिल्क के कपड़े जो थे वो फाउंड अपॉन, और गोल्ड रेलिंग जो थी इन दीवाने आम जो है उसको रिप्लेस कर दिया। लैपिस जो लेजुला है सेट ऑन गोल्ड। इवन जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट जो हिस्ट्री राइटिंग के थे उन्हें भी डिसकंटिन्यू कर दिया एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमी। जो हिस्ट्री लिखने वाला डिपार्टमेंट के थे, प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट ट्रेड मुस्लिम्स के बीच में जो डिपेंडेंट थे ऑलमोस्ट स्टेट की सपोर्ट पे एक्सक्लूसिवली, औरंगजेब ने पहले जो है लार्जली जो एग्जेम्प्ट किया मुस्लिम ट्रेडर को फ्रॉम पेमेंट ऑफ सेस ऑन द इम्पोर्ट। कोई भी इम्पोर्ट अगर मुस्लिम्स कर रहे हैं, ठीक है, उनको सेस पे करने की ज़रूरत नहीं, जो सरकार चार्ज करती थी टैक्स के ऊपर। बट सुन ही फाउंड के मुस्लिम ट्रेडर जो हैं वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, और इवन पासिंग के ये जो गुड्स हैं जो हिंदू मर्चेंट्स को बेच रहे हैं और चीट कर रहे हैं स्टेट को। सो औरंगजेब ने दोबारा से इम्पोज कर दिया सेस मुस्लिम ट्रेडर पे, बट उसको आधा रखा टू जो चार्ज बाकियों पे होता है। सिमिलरली उसने ट्राई किया कि वो रिजर्व करेगा पोस्ट जो है पेशकर और जो काराकुरीज जो पैटी रेवेन्यू ऑफिसर से मुस्लिम्स के लिए, बट सुन जो है हैड टू मॉडिफाई, जो फेस अपोजिशन हुआ नोबल्स के द्वारा और जो लेक ऑफ जो क्वालिफाइड इतने मुस्लिम्स थे ही नहीं काबिल। वी में नाउ टर्न, अब हम अपनी ध्यान अगर कुछ बाकी दूसरी चीज़ों के द्वारा जो औरंगजेब ने किए, जिसको बड़ा ही भेदभाव वाला या डिस्क्रिमिनेटरी कहा जाता है, और शो ए सेंस कहीं ना कहीं बिगॉटरी है जो टुवर्ड पीपल है, बाकी मजहबों के खिलाफ जो उसने काम किया वो करते। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट औरंगजेब का एटीट्यूड था वो मंदिरों की तरफ जो उसने जो है जिजिया टैक्स जो अकबर ने जो है हटा दिया था वो दोबारा से री इम्पोज किया। एक ही है। अब उसकी बादशाहत के जो उसके दिन थे वो शुरू ही हुए, और औरंगजेब ने रिट्रीट इस पोजीशन फ्रॉम शरा रिगार्डिंग टेम्पल सिनागोग्स और चर्चेज एटसेट्रा। जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो बड़े पुराने मंदिर थे उन्हें डिमोलिश नहीं किया जाएगा, लेकिन जो मंदिर पहले से बने हुए हैं उन्हें नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन नो न्यू टेम्पल वेर अलाउड टू बिल्ड। लेकिन नए मंदिर भी नहीं बनाए जाएंगे, पुराने रहेंगे, नए नहीं बनाए जाएंगे। ओल्ड विल रिमेन, न्यू विल नॉट बी मेड। एक चीज़ फर्दर, जो पुरानी जगह थी इबादत की उन्हें रिपेयर नहीं वो रिपेयर की जा सकती हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स जो हैं वो हमेशा तो रह नहीं सकती। तो दिस पोजीशन से क्लियरली स्पेल्ड आउट के जो नंबर ऑफ जो फरमान्स जो हैं उसने इशू किए ब्राह्मण को, बनारस को, वृंदावन को एटसेट्रा, ये थे। औरंगजेब ने ऑर्डर किया रिगार्डिंग टेम्पल वाज नॉट कोई नई बात नहीं है।
टू रीअफर्म इस पोजीशन जो एग्जिस्टिंग जो सल्तनत पीरियड में भी ये चीज़ें हुई हैं, जो हम जो चीज़ें जो है शाहजहां ने अपने रेन की शुरुआत में बंद कर दी थी, जो शाहजहां ने भी की थी शुरू में। तो इन प्रैक्टिस इसमें एक वाइड जो है इट लेफ्ट वाइड लैटिट्यूड ऑफ जो लोकल ऑफिसर्स थे, इंटरप्रटेशन जो उनके वर्ड्स की हुई, जो लॉन्ग स्टैंडिंग टेम्पल है उसकी अलग अलग हुई। जो प्राइवेट ओपिनियन जो सेंटीमेंट है रूलर्स के इन मैटर में वाज ऑल्सो बाउंड टू वेज विद द ऑफिशियल्स। किस तरह ऑफिशियल लॉन्ग स्टैंडिंग टेम्पल को जो है इंटरप्रिटेशन उसकी कैसे करें। फॉर एग्जांपल जो राइज हुआ लिबरल माइंडेड दारा का एज शाहजहां के फेवरेट सन का, बहुत सारे नए टेम्पल जो हैं वो डिमोलिश किए गए इन परस्यूंस ऑफ इज और फॉरबिडिंग कि नए टेम्पल नहीं बनने चाहिए, इसके चक्कर में बहुत सारे पुराने टेम्पल भी तोड़े गए। औरंगजेब एज ए गवर्नर, जब गुजरात का गवर्नर था, ऑर्डर किए थे नंबर ऑफ टेम्पल जो है गुजरात में तोड़ने के लिए उसने ऑर्डर दिया था। और बहुत सारे केसेस में इट मेंट कि डिसफिगरिंग द इमेज और क्लोजिंग डाउन, या तो जो मंदिर के अंदर जो पुतला है, जो आइडल है, जो बुत है, उसको तोड़ा जाए या फिर जो है टेम्पल को बंद कर दिया जाए। जैसे ही औरंगजेब की जो हुकूमत शुरू हुई तो औरंगजेब ने फाउंड के जो जो फोटोज़ हैं, जो इमेजेस हैं जो इन टेम्पल्स में, ठीक है, दैट इमेजेस ऑफ दिस टेम्पल हैज़ बीन रिस्टोर्ड एंड आइडल वर्शिप जो है वो दोबारा से बुत पूजा जो है वो शुरू हो चुकी है। और बहुत सारे मंदिरों में दोबारा से ये इमेजेस जो बुत हैं वो बनाए जा चुके हैं, बहुत सारे फोटोज़ लगाए जा चुके हैं। तो औरंगजेब दोबारा ऑर्डर देता है 1665 में कि दीज टेम्पल बी डिस्ट्रॉयड, के ये मंदिर तोड़ देने चाहिए। जो फेमस टेम्पल है सोमनाथ का, उसने ऑर्डर किया था डिस्ट्रॉय करने के लिए जो अर्ली उसकी रेन में, वो अपेरेंटली वन ऑफ द टेम्पल है जो मेंशन किया गया अबोव। अभी डज नॉट सीम कि औरंगजेब का जो ऑर्डर रिगार्डिंग जो बैन या फिर नए टेम्पल जो है इससे कहीं लार्ज स्केल जो है टेम्पल डिस्ट्रक्शन हुई है बाद में उसके जो है हुकूमत। बाद में जैसे औरंगजेब इनकाउंटर करता है ये पॉलिटिकली अपोजिशंस जो है नंबर ऑफ क्वार्टर से, जैसे मराठा जाट्स जो है इसको इस चीज़ को बड़ा इसके खिलाफ थे, उसने शायद एक नया स्टांस अपना लिया कि इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट जो लोकल एलिमेंट के साथ ही नाउ कंसिडर्ड ये कि ये लेजिटिमेट है, ये सही है टू डिस्ट्रॉय इवन लॉन्ग स्टैंड हिंदू टेम्पल। अब इन नाराज़गियों की, इन गुस्से के जो लोकल एलिमेंट्स जब उसके खिलाफ आए तो कहीं ना कहीं उसको ईगो जो है कि अब ये भी सही है कि पुराने भी तोड़ सकते हैं। एज ए मेजर ऑफ पनिशमेंट ऑफ वार्निंग, एक तरह की एक सज़ा के तौर पर उसने पुराने भी तोड़े और एक वार्निंग के तौर पर भी फर्दर के मेरे खिलाफ नहीं जाना है। कहीं ना कहीं फर्दर वो देखने लगा इन टेम्पल्स को, यहाँ पे जो है स्प्रेड हो रहे हैं सप्रेसिव आइडियाज़ मेरे खिलाफ, मतलब स्टेट के खिलाफ, और ये आइडियाज़ जो है एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स को। थोज ही टुक, उसने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए व्हेन ही लर्न के 1669 में दैट कुछ टेम्पल्स जो हैं थाटा में, मुल्तान में और स्पेशली जो बनारस में बहुत हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं यहाँ यूज टू कम, बड़े नंबर में आते हैं और इन ब्राह्मण से सीखते हैं। तो उसे लगा कहीं ना कहीं ये जो इंटरमिक्सिंग हो रही, तो वो ऑर्डर करने लगा सारे गवर्नर्स को सब प्रोविंसेस में कि ऐसी प्रैक्टिसेस को बैन किया जाए और ऐसे मंदिरों को तोड़ा जाए जहाँ 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 ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, ऑल नहीं, जहाँ जहाँ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं। इन ऑर्डर की रिजल्ट की वजह से नंबर ऑफ जो फेमस टेम्पल है, जैसे विश्वनाथ टेम्पल है बनारस का, या टेम्पल है केशवा राय मथुरा का जो बिल्ड बीर सिंह दाओ जो बुंदेली ने बनाया था जो जहांगीर के दौरान, ये तोड़े गए और उनकी जगह मस्जिदें बनाई गई। अब जो डिस्ट्रक्शन, जो तबाही हुई इन मंदिरों की, ये एक पॉलिटिकल मोटिव भी था एज वेल। रिलीजियस मोटिव तो था, पॉलिटिकल भी था, क्योंकि नए आइडियाज स्प्रेड हो रहे थे अगेंस्ट स्टेट। तो मुस्तैद खान जो ऑथर हैं मासिर आलमगीरी, वो कहते हैं विद रेफरेंस के जो डिस्ट्रक्शन हुआ केशवा राय मथुरा, देखने पे ऑन सीइंग दिस इंस्टेंट ऑफ स्ट्रेंथ, ऐसी ताकत जो है एम्परर के जो है धर्म की, फेथ की, और इतनी बड़ी जो उसकी जो डिवोशन है गॉड की तरफ, जो उसकी मोहब्बत और जो उसका ध्यान है, एक प्राउड राजा वाज स्टिफल्ड और एक अमेजमेंट दैट स्टूड द इमेज फेसिंग द वॉल। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे मंदिर जो है वो उड़ीसा में ड्यूरिंग जो उसके लास्ट जो 10 या 12 साल थे, वेर ऑल्सो औरंगजेब लास्ट और 12 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेनी टेम्पल जो है बनाए गए उड़ीसा में, मेनी टेम्पल बिल्ड इन से ड्यूरिंग द लास्ट 10-12 साल, वेर ऑल्सो डिस्ट्रॉय, वो भी तोड़े गए। लास्ट 10 बहुत सारे पहले बनाए वो बाद में तोड़े, बट इट डज नॉट सीम्स कि देर वॉज एनी ऑर्डर फॉर कोई जनरल डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल का ऑर्डर था। जो मुस्तैद खान है जो लिखता है हिस्ट्री औरंगजेब की अर्ली 18th सेंचुरी में, हु हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड, वो बड़ा करीब से औरंगजेब से जो है जुड़ा हुआ था,
और उसने ये कहा कि जो मोटिव था औरंगज़ेब के ऑर्डर का वो एस्टेब्लिश करना इस्लाम, और एम्परर का ये ऑर्डर था कि गवर्नर्स को डिस्ट्रॉय करने का सारे टेम्पल और बैन करने का पब्लिक प्रैक्टिस रिलीजन का डिसबिलीवर्स को, दैट इज़ दी हिंदू, कि हिंदुओं को जो पब्लिक प्लेसेस पे जो है पूजा पाठ करने से मना। अगर मुश्तबा खान का जो है, मुस्तैद खान का अगर जो बताया हुआ वर्जन सही है, इसका ये मतलब है कि औरंगज़ेब गोइंग फॉर बियॉन्ड एक पोजीशन जो शरिया जो बताती है उससे भी आगे जा रहा था, क्योंकि शरिया जो है वो बैन नहीं करता नॉन मुस्लिम को प्रैक्टिस करने से अपना फेथ जो है, जब तक कि वो जो रूलर है वहाँ का उसके वफादार हों, तो उनका वो कोई भी मज़हब प्रैक्टिस करे उन्हें इजाज़त होती है। और ना ही कहीं हमें कोई ऐसा फरमान मिलता है जो गवर्नर्स को ऑन द लाइन के सजेस्ट किया गया, जो मुश्तबा खान कह रहा है वो ऐसा हमें कहीं कोई ऐसा फरमान नहीं मिलता है। होएवर सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है जब पीरियड ऑफ हॉस्टिलिटी होती है, जब दो तरफ से लोग लड़ रहे होते हैं। तो होएवर ड्यूरिंग 1679 और 80 में 1679-80 में जब स्टेट जो है वो वॉर पे थी, वी राठौड़ ऑफ मारवाड़ और राणा ऑफ उदयपुर, बहुत सारे जो पुराने टेम्पल्स बनाए गए थे वो भी तोड़े गए जोधपुर में और उसके परगनास जो थे एट उदयपुर में। तो इस पॉलिसी जो इनकी इन दिस पॉलिसी टुवर्ड जो मंदिरों के जो तरफ जो लॉज और पॉलिसीज़ थी, औरंगज़ेब में है फॉर्मली जो है वो कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क में रहा शरिया के, बट बहुत ज़्यादा लिटिल डाउट है कि दैट इसका जो स्टैंड था मैटर जो में कहीं ना कहीं इसकी पॉलिसी को एक सेटबैक दिया, एक ब्लॉड टॉलरेंस जो इनके प्रेडेसेसर ने जो लोगों के प्रति एक टॉलरेंस थी, जो एक सब्र था वो नहीं रहा। और इससे जो है क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन आया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल ऑन एनी एक्सक्यूज वुड नॉट ओनली बी कंडेम्ड बट इट विल बी वेलकम्ड बाय एम्पर। अब वाइल वी डू हैव इंटेंसेस जहाँ पे जो हमें कुछ ऐसे मौके भी मिलते हैं जहाँ पे हिंदू मंदिरों को जो है ग्रांट दी गई और मठ्स को औरंगजेब के द्वारा पैसा दिया गया। ऑन ए होल ये एटमॉस्फेयर जो जनरेट हुआ औरंगजेब की पॉलिसी का हिंदूज़ के अगेंस्ट जो टेम्पल का, उसने एक जो है डिस्क्वाइट अमॉन्ग हिंदू लार्ज स्केल जो हिंदू सेक्शन थी उसकी एक नाराज़गी पैदा हो गई थी। होवेवर कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि औरंगजेब की जो जील थी, कि जो जिद थी, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, वो कहीं ना कहीं कम होगी 1679 के बाद। फॉर वी डू नॉट हेयर, हमें कोई लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जो है टेम्पल्स की जो है साउथ में 1681 से लेकर उसकी डेथ 1707 तक कुछ 26-27 साल के वक्फे में ऐसा कुछ नहीं सुनने में आता। लेकिन एक न्यू एरेंट जो जिजिया और जो पोल टैक्स था वो इस पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ 1681 और 1707 के पीरियड में। टेम्पल तो नहीं डिस्ट्रक्ट हुए, मगर जो जिजिया था, जिजिया और पोल टैक्स था, वो इंट्रोड्यूस हो गया। तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जो बैकग्राउंड जिजिया का और जो इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में अरब और टर्किश रूलर के द्वारा। शरिया के अकॉर्डिंगली एक मुस्लिम स्टेट में जो पेमेंट है जिरिया का, जो जिजिया है, वो ऑब्लिगेटरी है, वो मस्ट है नॉन मुस्लिम के लिए। अकबर ने अबोलिश किया था, इसके रीज़न वो हमने पहले देख लिया, अकबर के जब पढ़ा था, पीछे जाके एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। हाउएवर एक सेक्शन था जो ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस का था, वो इससे बड़ा गुस्सा था जो रिवाइवल हुआ जिजिया का, सो दैट जो सुपीरियर पोजीशन ऑफ मुस्लिम इंक्लूडिंग दैट ऑफ जो थियोलॉजियंस थे जो रिलीजन के, कुड नॉट मेड मैनिफेस्ट एट ऑल। हमें ये बताया जाता है कि तख्त पे बैठने के बाद औरंगजेब जो है जिजिया के रिवाइवल के बारे में सोच रहा था, और बहुत सारे ओकेजन्स पे ही डिड नॉट डू फॉर द फेयर कि पॉलिटिकल अपोजिशन होगा लोगों के द्वारा, बहुत सारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े और प्रिंसेस हैं, वो पॉलिटिकली जो है इस चीज़ पे इसके खिलाफ जाएंगे। अल्टीमेटली 1669 में इन द 22nd जो ईयर था उसके रेन का 22वें साल में, वो फाइनली इस चीज़ को रीइम्पोज करता है। देर हैज़ बीन कंसिडरेबल डिस्कशन होती है बहुत सारे हिस्टोरियन के बीच में कि औरंगजेब का मोटिव क्या था इस स्टेप के पीछे। अब पहले हम देखते हैं क्या उसका मोटिव नहीं था। ये इसका मोटिव नहीं था कि वो इकोनॉमिक प्रेशर डाले मजबूर करके हिंदू को ताकि वो कन्वर्ट हो सके मुस्लिम इस्लाम में, नहीं। फॉर इट्स इंसिडेंट्स वाज लाइट, वुमेन, चिल्ड्रन जो हैं और डिसेबल्ड और जो इंडिजेंट हैं एंड वो जिनकी इनकम जो है उनके खर्चों से कम है, मतलब उनके रहने सहने थे, उनको इन सब चीज़ों से बाहर किया हुआ था।
एंड वर थोज इन गवर्नमेंट सर्विसेज, और जो गवर्नमेंट सर्विसेज तो लार्ज स्केल जो है मेजोरिटी पीपल जो है वो जिजिया से बाहर थे. नोर इन फैक्ट डिड एनी कोई भी सिग्निफिकेंट जो सेक्शन थी हिंदू की चेंज, उन्होंने अपना मजहब चेंज किया इस टैक्स के होते हुए. सेकेंडली, दूसरा, इसका ये मतलब नहीं कि मीटिंग ए डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन भी नहीं थी एम्पायर में कि उसको डील करने के लिए जजिया लगाया. और तो जो इनकम हुई जिजिया से वो कहा जाता है कि बहुत अच्छी खासी थी, और औरंगजेब ने है सेक्रीफाइस, उसने एक अच्छा खासा माना जो पैसा जो है वो क्या है वो कुर्बान किया है लार्ज नंबर ऑफ जो सेस जो है अबवाब जो देकर गिवन अप, जो लार्ज नंबर ऑफ सेस छोड़ दिए थे, जो एक जो सैंक्शन नहीं की, जो शरिया के द्वारा सैंक्शन नहीं था और कंसिडर इसको इलीगल किया जाता था, इसलिए इसको भी जो है इसने हटा दिया था. हाउएवर जो पैसा जजिया से आता था वो रॉयल ट्रेजरी में नहीं जाता था, जैसे पीएम केयर फंड का पैसा जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता. मजाक कर रहा, तो वो रॉयल ख़जाने में नहीं जाता था, बट वाज एन ईयर मार्क्ड फॉर द यूज़ ऑफ थियोलॉजिकल क्लासेस जो थी उनके जो है इस्तेमाल के लिए. जो दोबारा से जिजिया इम्पोज किया गया वो इनफैक्ट एक पॉलिटिकल भी और आइडियोलॉजिकली नेचर भी था. इसका ये मतलब था कि जितने भी मुस्लिम्स हैं वो रैली बिहाइंड करेंगे, मतलब स्टेट की जो स्टेट है उसकी हिफाजत के लिए वो उसके पीछे खड़े होंगे मराठास और राजपूत के अगेंस्ट, है ना, जिनके हाथों हु वेयर अप इन आर्म्स एंड पॉसिबली जो मुस्लिम स्टेट जो दक्कन है उनके अगेंस्ट थे, स्पेशली जो गोलकोंडा है जो तब जो अलायंस में थी इनफेडरल मराठास के साथ. मोर एवर जो जिजिया था वो टू बी कलेक्टेड बाई ऑनेस्ट, और वो गॉड जो खुदा से डरने वाले मुसलमान हैं वो कलेक्ट करेंगे, जो स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए अपॉइंट किए गए थे. ठीक है, और ये जो प्रोसीड जो ज़्यादातर रिजर्व थे उलामा के लिए. इट वाज थोज एक बहुत बड़े ब्राइब जो है फॉर थियोलॉजियन अमोंग देम हुम देयर वाज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो इट वाज ए बिग ब्राइब, बहुत बड़ी चीज़ थी, जो बहुत ज़्यादातर ये थियोलॉजियंस जो थे ज़्यादातर बेरोज़गार थे. लेकिन इसका नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं इसके फ़ायदे से ज़्यादा है. ये जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है हिंदूज़ को जो है वो बड़ा नाराज़ करता है, और वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारे साथ जो है स्टेट भेदभाव कर रही है. जो इसके कलेक्ट करने का तरीका था वो भी बड़ा नेगेटिव था. जो पेई था उसको रिक्वायर्ड था कि वो पे करेगा, ये पर्सनली या समटाइम ही सफ़र्ड, तो पर्सनली उसको आके देना पड़ेगा. और बहुत बार जो थियोलॉजियंस के हाथ से इनको बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ती थी, क्योंकि रूरल एरिया में जिजिया जो वो कलेक्ट किया जाता था, ज़मीन जो लैंड रेवेन्यू उसके साथ साथ जो वेल टू डू जो अच्छे खासे हिंदूज़ थे, फैमिलीज़ थी सिटीज़ में, वो अफेक्टेड थे इस प्रैक्टिस से ज़्यादा. और हम देयरफॉर ये भी सुनते हैं कि नंबर ऑफ़ ओकेजन्स पे जब हिंदू जो तिजारती हैं या ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी और हड़ताल भी की इसके ख़िलाफ़, और बहुत सारी करप्शन भी हुई. जो अमीन या जो कलेक्टर था जिजिया को उसको मारा भी गया, किल्ड, बट औरंगज़ेब जो है वो उन्हें रिलेंटलेसली और जो रिलक्टेंटली जो है वो ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम जिजिया उसने कभी भी फिर भी जो है फ्रॉम जिजिया टू द पीजेंट्स. बट औरंगज़ेब वाज रिलेंटली एंड वाज रिलक्टेंट टू एग्जाम, यहाँ तक कि किसानों को भी नहीं छोड़ा. इवन व्हेन रिमिशन ऑन लैंड रेवेन्यू हैड टू बी गिवन ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल क्लाइमेटी, उसने जो है जिजिया तब भी लिया जब जो है कोई सूखे की वजह से या सैलाब की वजह से जब फसल ख़राब हो जाती थी और लैंड रेवेन्यू माफ़ हो जाता था, लेकिन जिजिया नहीं होता था. फाइनली जिजिया सस्पेंड होता है 1705 में आफ्टर फॉर द ड्यूरेशन, जब तक कि जंग हो रही है साउथ में, है ना, फॉर नो एंड वाज इन साइड. और ये हार्डली जो है दिस कुड हार्डली इन्फ्लुएंस जो है उसका निगोसिएशन जो है, इससे कोई निगोसिएशन नहीं होता है मराठा वॉर के दौरान जो 2 साल तक बंद था कि निगोशिएट भी कर ले मराठास के साथ, लेकिन मराठास के साथ कोई निगोसिएशन नहीं होता है. तो ग्रेजुअली जो है जिजिया जो है फेल इनटू डिसयूज ऑल ओवर द कंट्री जो है, और ये फाइनली एबॉलिश किया जाए 1712 में औरंगज़ेब के सक्सेसर्स के द्वारा. मोहम्मद शाह शायद इसको करते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला. कुछ मॉडर्न राइटर्स का आर ऑफ ओपिनियन के जो औरंगज़ेब का मेजर था कि वो डिज़ाइन करे और कन्वर्ट करे इंडिया को एक दारुल हर्ब, एक लैंड जो है, और द लैंड ऑफ इनफेडल्स इनटू एक दारुल इस्लाम,
कि ये दारुल हब से दारुल इस्लाम में एक लैंड जो इनहेबिटेड, कि लैंड इनफेडल्स के द्वारा इनहेबिटेड है, उसको इनहेबिटेड बाई मुसलमान ऐसे मुस्लिम्स में कन्वर्ट करूँ। बट ऐसा कोई भी बेसिस नहीं मिलता। इनफैक्ट जो स्टेट है जिसमें लॉज जो इस्लाम के लिए प्रिवेल करते थे, वहाँ पे देर वाज अ मुस्लिम दारुल इस्लाम प्रिवेल एंड वेयर द रूलर वाज मुस्लिम। जहाँ मुस्लिम रूलर है वहाँ दारुल इस्लाम ही है। इन सच स्टेट हिंदू जो थे वो सबमिटेड टू मुस्लिम रूलर, एग्री करते थे वो पे करेंगे टैक्स, है ना, और वेयर जमीज और प्रोटेक्टेड पीपल अकॉर्डिंग टू शरिया। इन जो स्टेट थी इंडिया में हैज़ बिन कंसिडर्ड दारुल इस्लाम जब से जो तुर्क आए थे उसे इस्लामिक स्टेट कंसिडर किया। इवन व्हेन महाजी शिंदे जो मराठा जनरल थे वो ऑक्युपाई करते दिल्ली को 1772 में, तो मुगल एम्पर जो है वो पपेट बनते हैं उसके हाथ में। तो थियोलॉजियन डिग्री जो है दैट द स्टेट रिमेन्ड एज ए दारुल इस्लाम, सिंस जो लॉ है इस्लाम का वो अलाउ किया गया कि वो रहेगा, और जो थ्रोन जो है जो तख्त है वो ऑक्युपाई किया गया है किसी मुस्लिम के द्वारा। ऑल्दो औरंगजेब कंसिडर करता था कि एक इट इज़ लेजिटिमेट कि ये सही है कन्वर्ट करना इस्लाम, कन्वर्जन इस्लाम। एविडेंस जो है सिस्टमेटिक या लार्ज स्केल जो मजबूर फोर्स कन्वर्जन जो है वो कहीं नहीं है। नोर वेर हिंदू जो नोबल्स हैं वो डिस्क्रिमिनेट किए गए। रिसेंट स्टडीज़ ये भी बताती है कि देरवर अकबर के जो रेन में हमने पढ़ा था कि 16% नोबल्स जो हिंदू थे, इन औरंगजेब रेन जो है 33% से भी ज़्यादा थे। तो डिस्क्रिमिनेशन भी कहीं नहीं हमें नज़र आता। ठीक है। एंड व्हाट राइट हैव द मैटर ऑफ रिलीजन बिगॉटरी, फॉर यू इज़ द रिलीजन, फॉर मी इज़ माइन। तुम्हारे लिए तुम्हारा रिलीजन, हमारे लिए माने। अगर रूलर जो है सजेस्ट बाय यू वेर एस्टैब्लिश टू बी माई ड्यूटी टू एग्जाम्प्ट ऑल हिंदूज राजस विद दिस फॉलो। तो औरंगजेब ने औरंगजेब अटेम्प्ट ये नहीं था, वॉज नॉट मच कि वो चेंज करे किस तरह से स्टेट की नेचर है, लेकिन उसने रीअसर्ट किए कुछ फंडामेंटल जो इस्लामिक करेक्टर है उसने जो है अपने एम्पायर में ऐड किए। औरंगजेब की जो मजहबी जो उसकी यकीन थी या उसकी बिलीव्स थी उनको कंसीडर नहीं किया जा सकता। वो बेसिस जो उसकी पॉलिटिकल पॉलिसी उसकी कैसी थी, उसकी स्टेट पॉलिसीज़ कैसी थी। वाइल एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो बड़ा ही डिज़ायर ख्वाहिशी है कि वो एक स्ट्रिक्ट लेटर ऑफ लॉ, एक लॉ होल्ड करे, कानून एक स्ट्रिक्ट रखे, और एज ए रूलर वो बड़ा ही इस चीज़ पे कीन था कि वो किस तरह से स्ट्रेंथ करे और अपने एम्पायर को जो अपने राज्य है उसको राजकोर बढ़ाए। हिंस ही डिड नॉट वांट टू लूज़, लेकिन वो ये भी है कि वो हिंदूज़ का सपोर्ट भी लूज़ नहीं करना चाहता था टू एन एक्सटेंड पॉसिबल। होएवर उसकी रिलीजियस आइडियाज़ बिलीफ एक हाथ पे और उसकी पॉलिटिकल और जो पब्लिक पॉलिसी हैं वो दूसरे हाथ। वो हमेशा एक दूसरे से जो है क्लैश करती थी, और बहुत बार ओकेजन्स पे औरंगज़ेब को ये मुश्किल चॉइसेस लेनी पड़ी, और कभी कभी इसको जो है अडॉप्ट करनी पड़ी, बड़ी कंट्राडिक्टरी जो उसके रिलीजन के ख़िलाफ़ की पॉलिसी थी, जो कहीं ना कहीं जो रिलीजियस पॉलिसी थी और दूसरी पॉलिसीज़ में कभी कभी उसको जो है फॉर्मर अप्लाई करनी पड़ी और लेटर को छोड़ना पड़ा। इसने कहीं ना कहीं इसके जो है जो एम्पायर को वो हार्म भी किया, और वो भी एक वन ऑफ द रीज़न है जो डिसइंटीग्रेशन हुआ मुग़ल एम्पायर का पोस्ट औरंगज़ेब। ठीक है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो नॉर्थ इंडिया में वो देखते हैं। अब ड्यूरिंग जो सक्सेशन ऑफ वॉर चल रहा था जब शाहजहां के बाद जो औरंगज़ेब का, बहुत सारे लोकल ज़मींदार और राजाज जो हैं वो उन्होंने जो है विद हेल्ड रेवेन्यू और स्टार्टिंग प्लंडरिंग जो नेबरिंग एरियाज़ हैं इंक्लूडिंग जो मुगल टेरिटरी, मतलब बहुत सारे, जब वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था कि कौन तख्त पे बैठेगा शाहजहां के बाद, तो क्या हुआ कि बहुत सारे ज़मींदार और राजा थे, उन्होंने लैंड रेवेन्यू जो रेवेन्यू उन्हें देना था वो बंद कर दिया और अपने पास रखने लगे, और लूट पाट करने लगे जो अपने एरियाज थे, नज़दीकी एरियाज इंक्लूडिंग बहुत सारी मुगल टेरिटरीज जो रॉयल हाईवे थी। तो तख्त पे बैठने के बाद फॉर्मली औरंगज़ेब जो है इम्बार्क्ड अपॉन एराव के स्ट्रॉन्ग रूल होना चाहिए। इन सम केसेस सच है जो नॉर्थ ईस्टर्न और दक्कन था, नॉर्थ ईस्ट और दक्कन था, जो इंपीरियल फ्रंटियर थे उनको एडवांस किया गया। होएवर इन जनरल जो औरंगज़ेब ने डिड नॉट कोई फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं इशू की। ठीक है, उसका जो है अटैम्प्ट था, हीज़ अटैम्प्ट जो था वो फर्स्ट जो था इमीडिएटली अपने तख्त पे बैठने के बाद कि एक इंपीरियल अथॉरिटी और उसकी प्रेस्टीज और उसकी शान और शौकत को जो है दोबारा से लोगों के सामने रखा जाए, दिखाया जाए कि वो कितनी ताकतवर है। वो इसमें इंक्लूड करती है रिकवरी करना उन एरिया का जो ड्यूरिंग जो वॉर ऑफ सक्सेशन की उनके द्वारा जो है नुकसान हो गए थे, जो छूट गए थे, जो दूसरे लोगों ने जो है कब्जा कर लिया। टू विच मुगल को ये लगा कि उनका तो ये लीगल क्लेम है। टू बिगेन विद औरंगज़ेब वाज मोर कंसर्न जो है वो कंसोलिडेट करना और कन्क्वेस्ट और एनेक्सेशन,
विद कंसोलिडेशन से ज़्यादा कि मैं जो एरिया से उनको तो उन पे तो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर चलाऊँ, नए एरिया कन्क्वेस्ट और अनेक्स बाद में करूँगा, ठीक है, उन पे थोज ही सेंड। फिर वो क्या करता है, वो आर्मी भेजता है बीकानेर को और उनको मजबूर करता है कि औरंगजेब को, वो मुगल एम्पायर को माने। ही मेड नो एफर्ट टू एनेक्स, ठीक है, उसने उसको कब्जा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सुजरनिटी तो उनकी माने कि उनके अंडर है, अब उनके सबॉर्डिनेट है। बट इन अनदर केस सेंड दी, जो पालामाऊ है बिहार में, सच एस पलमाऊ इन बिहार, जो रूलर है हु वाज, जो एक्यूज, उसे जो है गद्दारी का जो है वो एक्यूज ऑफ डिसलॉयल्टी, उसे जो है हटा दिया जाता है टैक्स जो है तख्त से, और बल्क ऑफ जो उसकी स्टेट है वो उसको अपने कब्जे में कर लेता है। जो बुंदेल चीफ जो है चंपत राय जो है, ये जब करते हैं बगावत, तो हु हैव बीन, जो एक एलाई था औरंगजेब का पहले एट फर्स्ट, बट इज टेकन हैज़ टेकन टू ए लाइफ ऑफ प्लंडर, लूट पाट की ज़िंदगी शुरू कर दी है, वो उसको बड़ी ही बेरहमी से जो है उसे ढूंढा गया, हंट किया गया, लेकिन बुंदेलखंड को जो है वो फिर भी अपने कब्जे में नहीं कर पाए, उसको वाज नॉट एनेक्स्ड, कब्जा नहीं किया गया उस पर फिर भी। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया जो था, हमने मेंशन किया अर्लियर चैप्टर्स में भी, जो राइज हुआ ओहम पावर का असम वैली में, और उनका कन्फ्लिक्ट जो है रूलर ऑफ जो कामटा है, कामपुर है एक हाथ पे, और फिर अफगान रूलर बंगाल के थे दूसरे हाथ पे। जो किंगडम थी कामटा की, वो तो डिक्लाइन हो गई फिफ्थ सेंचुरी के बाद, और उसको रिप्लेस करते किंगडम ऑफ कुछ, जो कोच बिहार, जो डोमिनेट करते नॉर्थ बिहार वेस्टर्न बंगाल भी, और विच जो कंटिन्यू रहे अपनी पॉलिसी जो है, कन्फ्लिक्ट उनका ओहम से रहा। होएवर जो इंटरनल डिस्प्यूट थे उससे की वजह से डिवीजन बड़ा हुआ किंगडम में 17वीं सेंचुरी में, और एंट्री होती है मुगल्स की आसाम में एट द इंस्टेंट ऑफ कुछ रूलर। जो मुगल हैं वो डिफीट करते और एम्पायर को बांट देते हैं 1612 में, ठीक है, और ऑक्युपाई कर लेते हैं वेस्टर्न जो असम वैली है, अप टू कब तक, बाहर नदी तक, जो हेल्प करता है जो विद्या किसकी हेल्प से, कुछ आर्मी, कुछ जो थे वो ओहम के दुश्मन। अब कुछ रूलर जो है वो मुगल के वैसल बन जाते हैं, तो उस मुगल जो है वो अब कांटेक्ट में आ जाते हैं ओहम्स के साथ, जो रूल कर रही ईस्टर्न बंगाल अक्रॉस, जो बाहर नदी के उस पार। एक लंबी जंग के बाद ओहम के साथ वू हैड, जिसने कहीं ना कहीं एक प्रिंस को पनाह दी हुई है ऑफ डिफीटेड डायनेस्टी, और एक ट्रीटी जो है बनाई जाती है आखिरकार 1638 में, जो फिक्स कर देती है बाहर नदी को एक बाउंड्री जो है बिटवीन उनके बीच में, ओहम और मुगल्स के बीच में। गुवाहाटी जो है वो आ जाता है मुगल्स के कंट्रोल। ये एक लंबी जो है ड्रान आउट वॉर जो है वो चलती रहती है मुगल्स और ओहम के बीच में, अकबर के दौर में भी। वॉर शुरू होती है अटेम्प्ट जो है कि ओहम रूलर को निकाला जाए, एक्सपेल किया जाए मुगल्स के द्वारा गुवाहाटी से और उसके नेबरिंग एरिया से। ये कंप्लीट, ताकि हम कंप्लीट कंट्रोल असम के साथ हो सके। मीर जुमला जो है, जो अपॉइंट होता है गवर्नर ऑफ बंगाल बाय औरंगजेब, वो एक अपना निशान छोड़ना चाहता था कूच बिहार है और पूरा जो असम है मुगल कंट्रोल में लाकर। वो पहले असोल्ट करता है कूच बिहार पे, विच हैज़ बीन रिपीटेड जो मुगल सुजर्निटी को, और अनेक्स कर लेता है पूरे का पूरा किंगडम जो है मुगल एम्पायर। उसका नेक्स्ट वो इन्वेड करता है ओहम किंगडम में, मीर जुमला जो ऑक्युपाई कर लेता है ओहम कैपिटल जो घर गाँव है, और उसको 6 महीनों तक जो अपने कब्जे में रखता है। फिर वो पेनिट्रेट करता है अप टू जो लिमिट्स हैं ओहम किंगडम की, और फाइनली वो फोर्स करता है ओहम स्कीम को कि वो एक बड़ी ही बेइज्जती जो है, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो है वो साइन करे। जो राजा होता है वो फिर भेजता है अपनी बेटी को मुगल हरम में, और पे करता है बहुत बड़ी वार इंडेमनिटी और एनुअल ट्रिब्यूट जो है 20 हाथियों की। मुगल एम्पायर, मुगल बाउंड्री जो है वो अब एक्सटेंड कर रही है बार नदी से लेकर बरनाली रिवर तक। मीर जुमला अब सुन जो है डाई सुन आफ्टर जो है इतनी बड़ी शानदार जीत के बाद मर जाता है। होवेवर जो एडवांटेज है कि और ज़्यादा अंदर जाया जाए आसाम के, वो एक बड़ा डाउटफुल था, क्योंकि ये एरिया जो है वो इतना ज़्यादा कोई रिच नहीं था, और उसके वो सराउंडेड था वॉर लाइक ट्राइब, जंगजू ट्राइब जो नागाज हैं, जो इन माउंटेन्स में रहते थे। और ये भी देखा गया कि बैक ऑफ जो ओहम की पावर जो है वो कहीं ना कहीं हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, और अगर हम इससे ज़्यादा जो है मुगल पावर को इन्फोर्स करेंगे, है ना, दैट इट वाज बियॉन्ड कि मुगल पावर वो इन्फोर्स कर सके ट्रीटी। तो 1660 में जो है ओहम अपनी कनकेस्ट को दोबारा रिन्यू करते हैं, ठीक है, दैट ओनली दे नॉट ओनली वो ना सिर्फ रिकवर कर लेते हैं जो जितनी भी टेरिटरी वो मुगल से हारे थे, लेकिन वो गुवाहाटी पे भी कब्जा कर लेते, ठीक है। और अर्लियर, ठीक है, द मुगल हैज़ ऑल्सो बीन एक्सपेल्ड, कोचिन बिहार से भी उन्हें बाहर निकाल के फेंक दिया है। जितना भी मीर जुमला ने जो है कब्जा किया था वो सारा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ए लॉन्ग जो है डेजोल्यूटरी वॉरफेयर जो है, जिसमें ओहम जो है
एक 10 साल या उससे हेड हाफ फॉलोड फ्रॉम पीरियड ऑफ कमांड जो है मुगल फोर्स की, वो आती है राजा राम सिंह के हाथ, द रूलर ऑफ अंबर। और बट ही हार्डली जो है वो कोई रिसोर्सेज उसके हाथ में होती है, और फाइनली जो है मुगल जो है वो अपना क्लेम जो है गुवाहाटी का छोड़ देते हैं और फिक्स कर ले अपनी बॉर्डर उसके वेस्ट से जो है अपनी बाउंड्री फिक्स कर लेते हैं। ये इवेंट जो है आसाम में ये कहीं ना कहीं शो करते हैं जो लिमिट है पावर, मुगल पावर की फार फ्लंग इतने दूर एरिया में, और सो स्किल और डिटर्मिनेशन जो है ओहम्स की कि अवॉइड की उन्होंने की पिच बैटल और अडॉप्ट किया एक तरह का गोरिल्ला वारफेयर की टेक्निक। ये सिमिलर टेक्निक जो बाद में जो है बहुत सारे जो है सिमिलर सक्सेस भी मिलेगी लोगों को जो अपोनेंट जो मुगल्स के हैं बाकी एरियाज में। ओवर जो 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 शौक लगा मुगल इन्वेजन और सब्सिक्वेंट वारफेयर जो है, इसने कहीं ना कहीं जो मोनार्क था ओहम उसकी ताकत को कमज़ोर किया, अंडरमाइन किया इन्होंने जो उसकी ताकत को ओहम की, और इससे जो है डिक्लाइन और जो है ये सब्सिक्वेंट जो वॉरफेयर हुई ना कंटिन्यूसली, इसने कहीं जो ताकत थी मोहम जो ओहम मोनार्क की अंडरमाइन द ओहम मोनार्क, इससे कहीं ना कहीं जो डिसइंटीग्रेशन होता है ओहम एम्पायर का बाद में। मुगल हैज़ मोर सक्सेस एल्सवेयर, बाकी जगहों पे इनको बड़ी सक्सेस मिली। शाइस्ता खान जो सक्सीड करता है मीर जुमला को गवर्नर बंगाल का, आफ्टर ही सेट बैक एट द हैंड ऑफ शिवाजी, वो प्रूव होता है गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एक एबल जनरल। वो मॉडिफाई करता है मीर जुमला की फॉरवर्ड पॉलिसी को, पहले वो पैचअप करता है एग्रीमेंट जो रूलर ऑफ कोचिन बिहार, फिर वो ही गिव्स अपनी अटेंशन जो है साउथ बंगाल को जहाँ मग जो है आर्केनीज पायरेट थे, ठीक है। ही हैज़ बिन टेरराइजिंग द एरिया जो है ढाका का एरिया फॉर हेड क्वार्टर एट चिटिगोंग, तो वो लैंड करता है ढाका पे और बिकम एंड हैज़ बिकम डेसोल्यूट, ट्रेड एंड इंडस्ट्री हैज़ सफर्ड ए साइड, ये इन पायरेट्स की वजह से। तो शाइस्ता खान जो है नेवी जो बिल्ड करता है एक नेवी और मीट करता है आर्केनीज पायरेट्स के साथ, उन्हें कैप्चर करता है उनके आइलैंड जो सोनदीप को जो बेस ऑफ ऑपरेशन होता है चिटिगोंग के खिलाफ, फिर वो जीतता है फिरंगीज के खिलाफ ऑन साइड जो इंडोमेंट मनी और फेवर, फिर आरकान नेवी जो है नियर चिटिगोंग उसको पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देता है, बहुत सारी उसकी शिप्स को पकड़ता है। तो चिटिगोंग जो है वाज नेक्स्ट असोल्टेड, उसको कैप्चर करता है अर्ली 66 में। जो तबाही होती है आर्केनीज नेवी की, वो कहीं ना कहीं ओपन कर देता है सी को एक फ्री कॉमर्स के लिए, तो उससे जो है बंगाल का ट्रेड और फ्लोरिश होता है इस पीरियड में। तो दिस वाज नो माइनर फैक्टर, जो रैपिड ग्रोथ हुआ बंगाल फोर्सेस का फॉरेन ट्रेड का इस पीरियड में, और एक्सपेंशन हुआ जो कल्टीवेशन का इस ईस्ट बंगाल में, वो उसका जो क्रेडिट जो है वो शाइस्ता खान को जाता है। उड़ीसा में जो रेबेलियन हुआ पठान को, उसको पुट डाउन किया, बेलारूस की जो बालासूर का जो है कॉमर्स ट्रेड दोबारा से ओपन किया। तो शाइस्ता खान वाज अ ब्रिलियंट एंड ओपन जनरल। ही फेल्ड अगेंस्ट शिवाजी इन वॉर, बट इन मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही वाज अ मास्टरमाइंड। पॉपुलर कुछ रिवोल्ट्स और मूवमेंट्स और कुछ रीजनल जो इंडिपेंडेंस जाट, अफगान्स और सिख्स का, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। विद द एम्पायर जो है, विद इन द एम्पायर औरंगजेब हैड टू डील विद डिफ़िकल्ट जो है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, जैसे सच एज प्रॉब्लम मराठास की प्रॉब्लम थी इन दक्कन में, जाट और राजपूत की नॉर्थ ईस्ट में, और अफगान्स की और सिख की थी नॉर्थ वेस्ट में। सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो थी वर नॉट, ये इन कुछ प्रॉब्लम्स जो थी कुछ नई नहीं थी, जो औरंगज़ेब के से पहले भी जहांगीर शाहजहां जो उसके पहले बाप दादाओं को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। लेकिन औरंगज़ेब के दौरान ना इन्होंने एक अलग ही जो है डिफरेंट कैरेक्टर, अलग खूबियाँ आ गई थी इन बातों के अंदर, इन प्रॉब्लम्स के अंदर। जो नेचर था इन मूवमेंट्स का वो बड़ी अलग अलग थी। जैसे राजपूत के केस में ले लो, ये बेसिकली इट वाज बेसिकली प्रॉब्लम थी सक्सेशन की। इन केस ऑफ जो मराठास थी, यहाँ थी क्वेश्चन लोकल इंडिपेंडेंस की। अगर द क्लैश जो जाट्स के साथ था वो एक पीजेंट एग्रीगेरियन बैकग्राउंड का था, तो जो सिर्फ एक मूवमेंट जिसमें जो है रिलीजन ने एक पावरफुल रोल प्ले किया वो सिख, ठीक है। बाकी जो थी डिफरेंट स्टेटा की थी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो प्रॉब्लम्स थी। अब बोथ जो जाट और सिख मूवमेंट थी ना वो अल्टीमेटली क्यूमुलेट हुई इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट बनकर, सिख स्टेट भी और जाट भी। ये जो स्ट्रगल थी अफगान के साथ वो ट्राइबल इन कैरेक्टर थी, बट वहाँ पे और भी सेंटीमेंट थे जो कहीं ना कहीं सेटअप कर रहे थे एक सेपरेट अफगान स्टेट जो थी वो वर्क पे थी। तो फिर जो है ठोस जो इकोनॉमिक और जो सोशल फैक्टर और बहुत सारे जो जज्बात थे इन लोकल लोगों के कि हमें रीजनल इंडिपेंडेंस आज़ादी होनी चाहिए, वो कंटिन्यू रहे, एक मेजर फैक्टर रहा जिसने कहीं ना कहीं इन मूवमेंट्स को, इन रेबल्स को जो है क्या किया है, शेप किया है।
और रिलीजन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, डाउटेड रोल प्ले किया। यहाँ कोई वो बात ना मानने की नहीं है। ये भी बहुत बार आर्ग्यू किया जाता है कि इन जो सारी मूवमेंट हैं, अगर हम अफ़गान वाली को बाहर निकाल दो तो कहीं ना कहीं ये हिंदू रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। औरंगज़ेब की जो बहुत छोटी पॉलिसीज़ थी, जो बड़े छोटे सोच थी जो रिलीजन को लेकर। तो ऐसी कंट्री में जहाँ मेजर जो पॉपुलेशन है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदूज़ हैं, और कोई भी मूवमेंट जो कन्फ्लिक्ट में आएगी, प्रीडोमिनेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट मुस्लिम है वो चैलेंज करेगी, कुड बी डब्ड एज चैलेंज के हम इस्लाम को चैलेंज करें। लाइक वाइज जो लीडर्स थे इन रेबल मूवमेंट ने के, उन्होंने रिलीजन का यूज़ किया ताकि अपनी जो आवाज़ है उसको और बढ़ा सके, अपनी अपील जो है लोगों तक बात पहुंचा सके। इसलिए कहा जा सकता है कि रिलीजन ने मस्ट बी सीन, रिलीजन को देखा जाना चाहिए एक पार्ट सोसाइटी का और पॉलिटिकल मूवमेंट्स का। जैसे हम बात करते हैं जाट और जो सतनामीज थे, जाट और जो पहली सेक्शन जो फर्स्ट सेक्शन जो कन्फ्लिक्ट में आई मुगल गवर्नमेंट के, वो थी जाट, जो आगरा और दिल्ली रीजन में रहते थे, दोनों तरफ में, यमुना के दरिया के इस तरफ भी। अब जाट जो ना मोस्टली जो थे पीजेंट कल्टिवेटर थे, मतलब किसान थे जो खेती करते थे, और कुछ जो थे बड़े ज़मींदार थे, ओनली फ्यू। अब इनके एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ब्रदरहुड और जस्टिस का था। अब जाट्स जो थे हैव ओफन कम इनटू कन्फ्लिक्ट, जो है जो लोकल गवर्नमेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट में आए हैं, एंड टेकन टू रेबेलियन, और बगावत भी की है स्टेट के खिलाफ, और इस मुश्किल जो टेरेन का फ़ायदा भी लिया है जो यमुना के करीब या फिर सेंट्रल इंडिया में थी। अब थोड़ा जो कन्फ्लिक्ट जाट्स के साथ जो मुठभेड़ थी, जो झगड़ा था, जो नाराज़गी थी, वो जहांगीर के दौरान भी होती है, शाहजहां के दौरान भी होती है। किस तरह से ज़मीन से जो है, लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, पैसा कलेक्ट करना है, क्योंकि इंपीरियल रोड जो दक्कन को जाती थी और जो वेस्टर्न पोर्ट गुजरात में जाती थी वो जाट्स के एरिया से जाती थी। और मुग़ल गवर्नमेंट ने जो है बड़े सीरियस व्यूज़ के साथ जो है इन रेबेलियन से डील करने का और बहुत सख्त मेथड भी यूज़ किए हैं, क्योंकि इन रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रेड और कॉमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेंट्रल जो कनेक्टिविटी और जो कम्युनिकेशन है उसको बरकरार रखने के लिए, ये डिस्टर्बेंस वो कभी भी मंजूर नहीं था। तो 1669 में जो जाट है मथुरा रीजन के, वो बगावत कर देते हैं लीडरशिप, जो लोकल लीडरशिप के अंदर जो है गोखला के। और ये जो रेबेलियन है वो बड़ा जल्दी से फैलता है बहुत सारे किसानों, पीजेंट्स, ज़मींदारों के बीच में, एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में। औरंगज़ेब डिसाइड करता है कि वो मार्च करेगा इन पर्सन, खुद ब खुद जाएगा दिल्ली से इनके साथ डील करने के लिए। ऑल थ्रू जॉट जो हैं वो जो है जॉट लेवीज है स्वेल टू, जॉट्स जो हैं 20,000 हो गए थे बढ़ के, और कोई मैच नहीं था। देयर वाज नो मैच। एक ऑर्गेनाइज इंपीरियल आर्मी के सामने उनका कोई मैच नहीं था। एक अच्छी खासी लड़ाई होती है जिसमें उनको हराया जाता है, और गोखला को जो है पकड़ के जो है वो मार दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। होएवर जो मूवमेंट है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई। जो नाराज़गी थी लोगों के बीच में वो उभरती रही थोड़ी थोड़ी। मीनवाइल जबकि 1672 में तब क्या हुआ, एक और कन्फ्लिक्ट हुई जो पीजेंट्स और मुगल स्टेट के बीच में, नारनौल में, ज़्यादा दूर नहीं है ये भी मथुरा से। इस बार कन्फ्लिक्ट था कि जो रिलीजियस बॉडी जिनको सतनामीज़ कहते हैं, ये सतनामीज़ ज़्यादातर जो है किसान थे, आर्टिशंस थे, जो कलाकृति करने वाले, चीज़ें बनाने वाले, पोटर शोटर ये वो, और निचली कास्ट के थे, जैसे सुनार हो गया, कारपेंटर हो गया, कोई झाड़ू मारने वाला हो गया, और बाकी जो इग्नोबल बीइंग है, कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स हैं जिनको लिखा है कि जिनको इग्नोर किया जा सकता। अब दे डिड नॉट ऑब्जर्व जो है डिस्टिंक्ट कास्ट और रैंक या बिटवीन हिंदू और मुस्लिम, और उन्हें जो है वो फॉलो करते थे बड़ा सीरियस कोड ऑफ कंडक्ट, अपने असूल। अब स्टार्ट हुआ ये क्लैश लोकल अफेयर में, वहाँ पे लोकल इट अज्यूम्ड ये कहीं ना कहीं एक ओपन रेबेलियन में जो कन्वर्ट हो गया। फिर से एम्परर जो है वो मार्च करता है खुद इनको क्रश करने के लिए। ये इंटरेस्टिंग है नोट करना कि जो लोकल हिंदू जिम्मेदार थे, जिनमें से बहुत सारे राजपूत भी थे, वो मुगल की साइड थे इस लड़ाई में, इस मतभेड़ में। 1685 में एक और सेकंड जो है अपराइजिंग होती है, जो है लीडरशिप जो है राजा राम के अंडर जो है फिर से बगावत होती है। इस बार जाट बड़ी बेहतरीन ऑर्गेनाइज थे और अडॉप्ट करते हैं मेथड गोरिल्ला वारफेयर का, और सब मिल के जो है लूट पाट करते हैं। औरंगज़ेब अप्रोच करता है राजा बिशन सिंह को, जो कचवाहा का रूलर है, कि इनको क्रश करने के लिए, ख़त्म करो। बिशन सिंह जो है वो अपॉइंट करता है उसको अपॉइंट किया जाता है मथुरा का फौजदार,
और जो पूरा एरिया है वहाँ का उसको उसकी जिम्मेदारी के अंडर जो है उसको कर दिया जाता है। अब जो लड़ाई है वो जाट्स और राजपूत के ऊपर ज़मींदारी राइट किसके पास हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेट कर देती है इस इशू को। जो ज़्यादातर जो प्राइमरी जिम्मेदार वहाँ के पहले थे, क्योंकि दैट इज़ एक कल्टिवेटिंग पेजेंट, जो ज़मीन जिसकी अपनी है उसे जाट कहते थे। और जो बीच में जो इंटीमेडेटरी जो ज़मींदार थे, जो रूलर्स और किसान के बीच के, जो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो बीइंग राजपूत। अब जाट जो हैं एक स्टिफ इनके सामने रेजिस्टेंस पेश करते हैं, बट 1691 में राजा राम जो है और उसके सक्सेसन जो चूरामन जो बड़ा फेमस है, उनको मजबूर किया जाता है कि वो सबमिट करें, सरेंडर करें। हाउएवर यहाँ पे अनरेस्ट जो है जाट पीजेंट्स के बीच में वो कंटिन्यू रहती है, और ये लूटपाट जो है दिल्ली आगरा रोड्स पर बड़ी अनसेफ हो जाती है ट्रैवलर्स के लिए, और लूटपाट प्लंडरिंग होती रहती है। लेटर 18 सेंचुरी में टेकिंग एडवांटेज मुगल की सिविल वॉर का और उनकी कमजोरियों का एडवांटेज लेकर जो फ़ायदा लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में चूरामल जो है वो अपने लिए एक सेपरेट जाट जो है प्रिंसिपैलिटी जो है कार्व आउट करता है इंडिपेंडेंट, और राजपूत जमींदार को यहाँ से बाहर निकाल देता है। थोस जो अपेरेंटली स्टार्ट हुआ था एक पीजेंट अपराइजिंग, उसका करेक्टर जो है उसकी खूबियाँ चेंज हो जाती हैं, और वो अल्टीमेटली एक जाट स्टेट है ना, एक स्टेट निकलती है जिसमें जाट चीफ जो है वो एक रूलिंग क्लास जो है वो फॉर्म होकर निकलती है। ठीक है, ये थी जाट्स की। अफगान्स का क्या मसला था? औरंगजेब कन्फ्लिक्ट में जो है लड़ाई में आता है इनके साथ, अफगान्स के साथ भी कन्फ्लिक्ट जो है इनके साथ क्यों थी? क्योंकि जहाँ हार्डली अफगान ट्राइब में हु लिव्ड इन द माउंटेनस रीजन, जो पंजाब और काबुल के बीच में रहते थे पहाड़ी एरिया में, ये जो ट्राइबल लोग, ये नई नहीं है, ये हमेशा से चली आ रही है। अकबर ने कई बार अफगान के साथ लड़ा है, लोस्त उसके जो राजा बीरबल जो उसका दोस्त था उसकी जान चलेगी। तो कन्फ्लिक्ट जो थी अफगान ट्राइब में के साथ है टेकन शाहजहां के दौर में भी हुआ है। ये कभी पार्टली कभी इकोनॉमिक होती है, कभी पार्टली पॉलिटिकल, कभी रिलीजियस, तो अलग अलग टाइप की कैरेक्टर और नेचर चेंज होता रहा है इस कन्फ्लिक्ट का। क्योंकि यहाँ ये बड़े ही सख्त लैंडस्केप है, माउंटेनस रीजन है, बड़ी मुश्किल से इंसान जो है वहाँ पे खाने पीने का ज़रिया मिलता है, और बड़ी टफ लाइफ है। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इन कारवांस को लूटने का या मुग़ल आर्मी में भर्ती होने का। उनका जो लव ऑफ जो देर फिर्स लव आज़ादी का है ना, मेड सर्विस इन मुग़ल एम्पायर, उनको आज़ाद रहने का शौक़ है, कोड ऑफ कंडक्ट और रूल और रेगुलेशन में रहने का शौक़ नहीं। इससे मुग़ल आर्मी में भी इनको रहने में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई है। जो मुग़ल जो जनरली वो कैप्ट देमसेल्फ जो है ना कंटेंट भाई, इनको अच्छी सारी सब्सिडी देकर इनको जो किसी तरह खुश रखते थे। लेकिन जो इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, इसके साथ इनके जो है ख्वाहिशें भी बढ़ी इनके लीडर्स की। ठीक है, और औरंगजेब के दौरान एक नई जो है स्टेयरिंग आई पठान्स के अंदर। ठीक है, अब पठान्स ने क्या किया, 1667 में भागू जो है लीडर जो है यूसुफाई ट्राइब का, यूसुफजियाई ट्राइब का, वो अपने आप को क्लेम कर लेता है कि मैं जो हूँ किंग हूँ, अपने आप को किंग क्लेम कर लेता है। ठीक है, और नेम देता है मोहम्मद शाह। ए पर्सन नेम्ड मोहम्मद शाह वो क्लेम करता है मैं डिसेंडेंट हूँ एंशिएंट रॉयल जो लिनिएज, और प्रोक्लेम अपने आप को वजीर कर लेता है। ये यहाँ पे दिखता है कि अफगान्स के अमोंग या फिर जाट्स में जो एम्बिशन था कि अपने आप के लिए एक अलग स्टेट जो है वो होनी चाहिए, जो इसमें हम आज़ाद हों और हम खुद रूल करें, वो शुरू से थी। एक रिलीजन रिवाइवल मूवमेंट भी जिसको कहते हैं रोशनाई, वो चलती है, जिसका ध्यान होता है कि एक स्ट्रिक्ट ईमानदारी की लाइफ और डिवोशन जो अपने पीर की तरफ, जिसको उन्होंने चुना हुआ उसकी तरफ होना चाहिए, और एक मॉरल और इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड मूवमेंट चलती है। ग्रेजुअली ये भागू मूवमेंट जो है वो फैल जाती है, उनके फॉलोअर ये अस्ताला, और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करने लगे, ये लूटपाट शुरू कर देते हैं जो आसपास के एरिया, जो हज़ारा आटोक है, पेशावर डिस्ट्रिक्ट है, और ये कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक खैबर से आती थी वो रुक जाती। अब खैबर को साफ़ करने के लिए और ये जो अपराइजिंग हुई है, जो दंगाई हैं, इनको ख़त्म करने के लिए औरंगज़ेब जो है अपनी चीफ बख्शी जो है आमिर ख़ान, उनको जो है ड्यूटी देता है कि वो जाके इसके साथ निपटे। राजपूत कंटिजेंटी भी एक कंटिजेंट पोस्ट किया जाता है वहाँ पे। एक सीरीज़ ऑफ जो है लड़ाइयाँ होती हैं यहाँ पे, और अफ़गान की फाइनली जो रेजिस्टेंसेस को तोड़ा जाता है। लेकिन उन पे देख रेख करने के लिए 1671 में महाराजा जसवंत सिंह जो रूलर था मेवाड़ का, वही जसवंत सिंह वो अपॉइंट किया जाता है थानेदार
ठीक है, ऑफ जामरूद। तो फिर होती है देर वाज एक और सेकंड भी होती है 1672 में, जो लीडर है अपोजिशन का इस टाइम वो अफरीदी होता है, अफरीदी लीडर होता है अकमल खान, जो प्रोक्लेम वो अपने आप को जो है बादशाह यहाँ का जो है बना कहता है, और खुतबे में अपना नाम पढ़वाता है लोगों से, फिर जो है सिक्के पे अपना नाम लिखवाता है। तो वो डिक्लेयर कर देता है वॉर मुग़ल के ख़िलाफ़, और सारे अफ़गान्स को जो है वो बुला के कहता है ज्वाइन, मुझे ज्वाइन करो, हम लड़ते हैं। कुछ कंटेम्प्रेरी राइटर के अकॉर्डिंगली जो है बहुत सारी न्यूमरस जो है न चींटियों से भी ज़्यादा है ना, ठीक है, मोर न्यूमरस देन आंट्स एंड लोकटस, वो खैबर पास को बंद कर देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड वो क्लियर करते हैं पास। आमिर खान जो है वो एडवांस करता है टू फार, और बड़ी बुरी हार होती है। आमिर खान मैनेज करता है एस्केप करने के लिए अपनी लाइफ पे, लेकिन 10,000 लोग यहाँ मारे जाते हैं, और बहुत सारा कैश और गोल्ड जो है 2 करोड़ जो है वो लूट लिया जाता है अफगान्स के द्वारा। इस हार के बाद जो है बाकी ट्राइब्स जो हैं अराउंड, इंक्लूडिंग जो खुशहाल खान कटक है, और जो वो भी जो है जो जानी दुश्मन था औरंगज़ेब का, इन हुज हैंड, जिससे उसे जेल भी हुई थी कुछ वक्त के लिए। तो 1474 में एक और मुग़ल नौजर जो है शुजात खान जो है, वो भी एक दफ़ा जो है डिज़ास्टर जो है रोट होता है इन खैबर में, बट वो रेस्क्यू कर लेता है हीरोइक बैंड जो राठौड़ की जो भेजी जाती है, उन्हें रेस्क्यू कर लेती है जसवंत सिंह के द्वारा। एट लास्ट जो मिडल ऑफ 1674 औरंगज़ेब खुद जो है वो पेशावर जाता है और वहीं नेबर में रहता है टिल 1975 तक। अब वो बाई फोर्स जो और डिप्लोमेसी अफगान्स को यूनाइट फ्रंट को उनको तोड़ता है, और पीस जो है वो स्लोली रिस्टोर करता है, शांतिपूर्ण शांति द्वारा बहाल करता है। अफगान अगर आप राइजिंग की हम देखें तो ये सेंटिमेंट कहीं ना कहीं जो उनकी जो रेजिस्टेंस थी मुग़ल रूल के अंदर, और उनकी जो ख्वाहिश थी कि हम आज़ाद रहें, वो सिर्फ कन्फाइंड सिर्फ कुछ सेक्शन कुछ हिंदूज़ में नहीं थी, जैसे जाट्स और मराठा में थी। ऑल्सो अफ़गान की जो बगावत की उन्होंने, जो मुग़ल सल्तनत के ख़िलाफ़ उठे, उन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प भी किया रिलैक्स करने के लिए जो मुग़ल का प्रेशर था शिवाजी पे इस क्रूशल पीरियड में। ठीक है, मुग़ल ने जो प्रेशर डाला हुआ था ना शिवाजी पे, ये शिवाजी पे भी जो है बड़ा इनको भी थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिला जो अफ़गान्स के साथ ये टसल थे। लेकिन इट इज़ मेड डिफ़िकल्ट एंड मोर इम्पॉसिबल, इसने ये बना दिया फॉरवर्ड पॉलिसी जो मुगल्स की थी दक्कन में टिल 1700। बाय द विच टाइम शिवाजी जो है उसने अपने आप को तख्त पे बिठा दिया था, ताज पहन लिया था, और बीजापुर और गोलकोंडा के साथ अलाइंस में भी आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्शन जो है बड़ी कॉस्टली प्रूफ हुई मुगल्स के लिए, अगर हम किसी दूसरे पार्ट में देखें तो। और यहाँ पे भी लॉस ऑफ लाइफ और मनी तो हुआ ही है। तो जाट्स और अफगान्स हुए। फिर चलते हैं सिख। देखो अगर सिख में देखो तो शुरू में जो है शाहजहां के अंडर कुछ छोटी मोटी जो नोक झोंक चलती रही है ना, लेकिन सिख जो है औरंगजेब के साथ कोई नई क्लैश नहीं था 1675 तक। इनफैक्ट जो कॉन्शियसनेस जो ग्रो कर रही थी कि सिखों की कितनी इंपॉर्टेंस है, औरंगजेब ने इंगेज करने की कोशिश की राम राय जो बड़ा बेटा था गुरु हरि राय का एट द कोर्ट। होएवर गुरु हरि राय जो है वो बड़ा नाराज था राम राय के साथ, और अपॉइंट किया उसको अपना सक्सेसर, अपने छोटे बेटे को सक्सेसर अपॉइंट किया हरि कृष्ण, जो नियरली 6 साल जो है ओनली 6 ईयर ओल्ड था उस टाइम पे। हरि किशन सुन मर जाते हैं और वो सक्सीड करते हैं 1664 में जो गुरु तेज बहादुर। यहाँ देखना राम राय जो है वो फॉरवर्ड पॉलिसी जो पुट फॉरवर्ड अपना क्लेम जो है गद्दी पे बोथ जो है बिफोर जो है गुरु हरि सिंह के भी और आफ्टर द डेथ भी, कि वो अपना क्लेम जो है गद्दी पे रखते हैं। औरंगजेब ने इंटरफेयर नहीं किया और ग्रांट दी जो है जो लैंड थी देहरादून की राम राय को कि वो अपना गुरुद्वारा यहाँ बनाए। बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम राम राय जो है वो दिल्ली में ही रहे और कंटिन्यू टू वो गुरु के अगेंस्ट जो है साजिशें करते रहे और ट्राई और उसको पॉइजन भी करने की माइंड जो है एम्परर का माइंड उसके अगेंस्ट। सक्सेशन के बाद गुरु तेज बहादुर जो है वो दिल्ली आते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं जो राम राय की जो जासूसियाँ और जो चालाकियाँ थी है ना। ही जर्नी टू बिहार एंड सर्व्ड जो है राजा राम सिंह ऑफ अंबर इन आसाम टिल 1671। होएवर 1675 में गुरु तेज बहादुर जो है वाज ब्रॉट टू दिल्ली अपने हेडक्वार्टर से 5 फॉलोअर्स के साथ। बहुत सारे इन पे जो है इल्ज़ाम लगे, उनके खिलाफ लगाए गए और उन्हें कहा गया कि वो अपना धर्म छोड़ दें, जो उन्होंने मना कर दिया। एज ए पनिशमेंट जो है उसका गर्दन काट दी। बहुत सारे रीजंस जो हैं वो सामने रखे जाते हैं कि औरंगजेब के इस एक्शन के लिए। अकॉर्डिंग टू एक पोइटिक गुरु है जो गुरु गोविंद सिंह, और उसके सन जो थे द सन एंड द सक्सेसर जो थे तेज बहादुर के
ही गेव अप इन लाइफ इन डिफेंस ऑफ हिंदू फेथ फॉलोइंग हिज मीटिंग विद सम ब्राह्मण जो कश्मीर के थे, एंड हु हैज़ सॉट टू हिज सपोर्ट। होएवर हमें कोई डिटेल नहीं पता इस मीटिंग की, कोई हिस्टोरिकल कंटेम्प्रेरी राइटर उस टाइम के ने लिखा नहीं है। कुछ सेपरेट और बाद के जो ट्रेडिशंस हैं, जो गुरु जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो गवर्नर ऑफ जो गवर्नर ऑफ इस्लाम कश्मीर जो है वो ऑपरेशन कर रहा था वहाँ पे, शेर अफगान जो जुल्म कर रहा था और लार्ज स्केल जो कन्वर्ट कर रहा था हिंदूज़ को वहाँ पे। होएवर जो मुगल गवर्नर है कश्मीर का टिल 1671 वो सैफ खान था, और वो बड़ा ही एक बिल्डर ब्रिज था, वो एक फेमस था एज ए बिल्डर ऑफ ब्रिज, पुल बनाने वाला। वो बड़ा ही लिबरल और ब्रॉड माइंडेड था, जिसने अपॉइंट किया हुआ था हिंदू को अपनी एडवाइस के लिए, मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके सक्सेसर जो थे 1671 में वो इफ्तिखार खान था जो एक एंटी शिया था, बट कोई रेफरेंस नहीं मिलता प्रोसिक्यूशन का हिंदूज़ का उस टाइम पे कश्मीर में। इनफैक्ट देर इज़ नो मेंशन इन एनी ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इंक्लूडिंग द वन रिटन बाय नारायण कोल इन 1710। कोई जो है लार्ज स्केल जो परसिक्यूशन या स्मॉल स्केल इवन परसिक्यूशन का जो है वो हिस्ट्री में नहीं है कहीं पे लिखा हुआ इन कश्मीरी हिंदूज, अबाउट द कश्मीर एंड कश्मीरी हिंदूज दैट देयर वाज ए परसिक्यूशन। सो ये भी जो है वेल डिफाइंड ट्रूथ नहीं कहा जा सकता, कोई हमें रीजनेबल क्लेम नहीं मिलता। एक और ट्रेडिशन जो एक और ट्रेडिशन था दैट गुरु वाज बिहेडेड, के गुरु का सर काटा गया क्योंकि कुछ एनिमीज और राइवल जो तेज बहादुर के थे, जैसा राम राय था, उसने सजेस्ट किया था औरंगजेब को कि वो जो है आज द गुरु टू शो अस, कि कोई गुरु को से पूछा कोई हमें ऐसा जादू दिखाओ, प्रूव करो कि तुम एक डिवाइन पावर हो, तुम्हारे पास कुछ है, और तुम्हारे पास जो है तुम्हारा सर काट दिया जाएगा अगर तुम नहीं कर पाओगे, ये ऐसा बताया जाता है। बट ये भी जो है इट डज नॉट अपेयर लाइकली ऐसा हुआ होगा। औरंगजेब जो था वो आउट ऑफ दिल्ली था 1675 मार्च से लेकर 1676 तक, किसी और काम के लिए, जो अफगान ट्राइबल्स का जो मसला था उसकी परस्यूट में। हिंस ही कुड नॉट हैव कॉल्ड, उसने गुरु को दिल्ली में नहीं बुलाया होगा एट द सजेशन जो राम राय ने सजेस्ट किया था। तो एक एक्सप्लेनेशन ये पुट फॉरवर्ड की जाती है बाद के जो पर्शियन सोर्सेज जो हमें दिखते हैं ऑफिशियल एक्शन को डिफेंस करते हुए, कि इट हैज़ बीन सेड कि जो गुरु थे, गुरु कोई जो हैड ए लार्ज फॉलोइंग, जो मूव अबाउट द पंजाब, जो मूव्ड अबाउट द पंजाब इन द एसोसिएशन विद वन हाफिज आदम हु वाज द फॉलोअर ऑफ शेख अहमद शिरहिंदी, एक्सॉर्टेड मनी बाय फोर्स फ्रॉम द विलेज। एंड इट इज़ फर्दर सेड दैट द जो वाक्या नफस या इंटेलिजेंट रिपोर्टर है, ये ने कहा था एम्परर को अगर एक्शंस वाज नॉट टेकन अगेंस्ट गुरु इट कुड लीड टू, यहाँ डिस्टर्बेंस और रेबल हो सकती है पंजाब में, ये कुछ कहा जाता है। अब हमें नहीं पड़ता जो सोर्सेज पर्शियन अकाउंट के, ये मेंशन जो हाफिज़ अहमद का है, जो एक एसोसिएट था, पीए था गुरु का, जो भी था, बट हाफिज़ अहमद जो है वो बहुत पहले ही मर चुका था। ऑल्सो जो गर्दन काटी गई गुरु की इज़ प्लेस्ड एज लाहौर एंड नॉट दिल्ली, और जो एग्जीक्यूशन है वो लाहौर में है ना कि दिल्ली में। और एन अकाउंट डज होएवर से कि गुरु जो है वो एग्जीक्यूट किया गया एम्परर के ऑर्डर पे। एक अकाउंट एक जगह लिखा हुआ बताता है, ये दिखता है कि औरंगजेब दैट फॉर औरंगजेब जो गर्दन काटनी थी गुरु की वो प्राइमरली लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन था, कानून और व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था को जो है उसका सवाल था। होएवर लेकिन कुछ पर्शियन सोर्सेज वन एवर एनी पीजेंट्स कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद जो लोकल रेवेन्यू गार्ड है, जागीरदार या जमींदार, दे रिस्टोर्ड गुरु हु लुक आफ्टर देम। तो those far from extorting money by force from peasant or alleged the guru was emerging as a champion against injustice in oppression, जो एटमोसफियर जो था ना कि पैसा लेते थे पीजेंट से, या एलिजली जो गुरु जो था वो इमर्ज हो रहा था एक चैम्पियन नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़। लेकिन जो एटमोसफियर है रिलीजन टेंशन, रिलीजियस टेंशन, जो मजहबी टेंशन है वो बढ़ गई थी, टेंशन रिलीजन्स के बीच। और लार्ज मेजर बाय औरंगजेब एम्फसाइज, क्योंकि जो औरंगजेब का जो ध्यान था शरिया को फॉलो करने का, और उसने जो नए मंदिरों को तोड़ा और कुछ पुराने मंदिरों को भी, इवन जो स्टेन मथुरा और वाराणसी में थे, और एज पनिशमेंट जो लोकल रेबेलियन से को एक सज़ा के तौर पे तोड़े। और कंप्लेंट्स जो काजी की थी कि ये दरवाजे खोले गए हैं और ये मुसलमानों को भी जो है ये चीज़ें सिखा रहे हैं मंदिरों में। इन सब सिचुएशन, इन सारी जो हालात हैं और ये कन्फ्लिक्ट जो है जो रिलीजियस लीडर के साथ हुआ, जो तेज बहादुर के साथ हुआ, कहीं ना कहीं इस चीज़ ने जो है इस मुद्दे को बहुत बड़ा कर दिया था।
अच्छा, कोई भी रीज़न हो, वट एवर द रीज़न, औरंगजेब के एक्शन जो थे वो अनजस्टिफाइबल थे। इनको जो है, इनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। और कहीं ना कहीं ये एक नैरो अप्रोच का है और बिट्रेड नैरो अप्रोच। जो एग्जीक्यूशन हुआ गुरु तेज बहादुर का, इसने सिखों को फोर्स किया कि वो पंजाब की हिल्स में चले जाएं, पहाड़ों में। और यहीं से सिख मूवमेंट जो है वो ग्रेजुअली जो है एक मिलिट्री ब्रदरहुड में जो है वो कंप्लीट शुरू होगी। जो मेजर कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में था वो गुरु गोविंद सिंह का था। उसने कंसीडरेबल ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी और फाउंड एक मिलिट्री ब्रदरहुड, जिसको हम खालसा बोलते हैं, भाईचारा, मिलिट्री आपस में लोग मिल के लड़ने के लिए 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने जो शुरू किया। बिफोर दिन इसके पहले गुरु गोविंद सिंह ने एक हेडक्वार्टर बनाया था जो है मकोवाल में या फिर आनंदपुर में, जो पंजाब के जो पहाड़ी एरिया था। पहले जो लोकल हिंदू थे हिल राजा के, उन्होंने ट्राई किया कि वो यूज़ करें गुरु को और उसके फॉलोअर्स को लड़ाइयों में, इंटरनेट स्क्वेरल में। बट सून जो है गुरु इतना पावरफुल हो गए और सीरीज ऑफ क्लैशेस होने लगे हिल जो पहाड़ी राजाज थे उनके साथ और गुरुज में, जो जनरली जो है वो गुरु एंड द गुरु हु जनरली जो ज़्यादा जीता था, ज़्यादातर वही जीता था। अब जो ऑर्गेनाइजेशन हुई, इस खालसा को जो जो बनाया गया, इसने जो गुरु के हाथ, जिन्हें गुरु स्ट्रेंथ और ताकत दी, उसकी कन्फ्लिक्ट जो उसकी लड़ाई चल रही थी लोगों के साथ। होएवर एक ओपन ब्रीच होता है गुरु और हिल राजाज के बीच में, जो 1704 में होता है। वैन जो कंबाइंड फोर्सेज हैं, जो नंबर ऑफ हिल राजाज की हैं, वो अटैक करते हैं गुरु को आनंदपुर में, और राजा हैड अगेन उनको फिर रिट्रीट करना पड़ा जब वो हार गए। इसने मजबूर किया, दे प्रेस्ड मुगल गवर्नमेंट टू इंटरवीन अगेंस्ट गुरु ऑन हिज बिहाफ। अब ये जो पहाड़ी हिली राजाज थे, इन्होंने जो मुगल गवर्नमेंट को कहा कि वो इंटरवीन करें और इन गुरु के साथ, हमारे जो गुरु गोविंद सिंह है, इनके साथ भाई हमारा समझौता करें कुछ। अब जो स्ट्रगल थी विच जो फॉलोड वाज, तो ये प्राइमरी रिलीजियस स्ट्रगल नहीं थी सर, ये पार्टली एक ऑफशूट था एक राइवलरी का जो हिंदू हिल राजा और सिख के बीच में चल रही थी, और पार्टली एक आउटकम था जो सिख मूवमेंट चली और जो डेवलप हुई थी। औरंगजेब सिर्फ एक चीज़ से ही जो है उसका कंसर्न, उसका फिक्र थी, जो पावर, जो गुरु की पावर दिन ब दिन बढ़ रही है, और उसने मुगल फौजदार को जो है ये इस पर निगरानी रखने की बोला था। अब ये लिखता है लाहौर, जो गवर्नर है लाहौर का, ठीक है, और जो फौजदार है सिरहिंद का वाजिर खान, कि वो गुरु राजाज की मदद करें ये जो लड़ाई में जो गुरु गोविंद सिंह के साथ है। मुगल फोर्स जो है वो असोल्ट करती है आनंदपुर को, लेकिन सिख जो है वो बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और इन सारी असोल्ट को और सबको मारते हैं। अब मुगल और उसके अलाइज जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, नाउ इन्वेस्टेड द फोर्ट क्लोजली व्हेन स्टारवेशन बिगिन, जब किले को क्योंकि घेर लेते हैं। अब किले के अंदर जब भूख पड़ती है, गुरु को मजबूर किया जाता है कि वो गेट खोले। अपेरेंटली जो प्रॉमिस था कि सेफ कंडक्ट करके नहीं मारा जाएगा वाजिद खान के द्वारा, बट जब फोर्स जो गुरु गोविंद सिंह की वो क्रॉस करती है स्वेलन स्ट्रीम से, वाजिद खान फोर्स करता है, एक सडन अटैक करता है, वाजिद खान इनके ऊपर अटैक कर देता है, 2 गुरु के बेचे पकड़े जाते हैं और वो जो है इस्लाम कबूल करने से मना कर देते हैं, उनका गर्दन काट दिया जाता है सरहिंद पे। तो गुरु लूज कर देता है 2 जो अपने बचे हुए बेटे थे एक और जंग में। इसके बाद जो गुरु रिटायर हो जाता है तलवांदी में, और वो जनरली नॉट डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। ये डाउटफुल है कि ये जो ड्रास्टिक एक्शन वाजिद खान ने लिए गुरु के बेटों के साथ, वो कैरी आउट औरंगजेब के कहने पे हुए थे। औरंगजेब इट सीम्स वाज नॉट कीन टू डिस्ट्रॉय गुरु, और ये लिखा भी था उसने लाहौर को कि उसके साथ कंसिलिएट करो, सलाह करो, बातचीत करो। जब गुरु ने लिखा औरंगजेब को धक्कन में, अप्रेजिंग हिम ऑफ द इवेंट, औरंगजेब इन्वाइटेड हिम टू, औरंगजेब ने उसको बुलाया मिलने के लिए। तो टुवर्ड द एंड ऑफ 1706 गुरु सेट आउट फॉर धक्कन एंड वाज ऑन अ वे व्हेन, जा रहा था उनसे मिलने, और जब उनकी डेथ हो गई। अकॉर्डिंग टू सम ही हैड होप्ड कि वो औरंगजेब को मना लेगा कि वो रिस्टोर कर दे आनंद साहब उसको। ऑल्दो जो गुरु गोविंद सिंह हैं वो वाज नॉट एबल टू विथस्टैंड जो मुगल माइट थी, इतनी बड़ी ताकतवर सेंट्रल अथॉरिटी थी उसके खिलाफ लड़ने की, और एस्टेब्लिश कर पाए अपनी सेपरेट से, वो नहीं हो पाया। लेकिन उसने एक ट्रेडिशन, एक रिवाज बना दिया, ऑल्सो फोर्ज्ड ऐसा एक वेपन बना दिया जो बाद में उसकी रियलाइजेशन हो गई। ये यहाँ कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि एक एगैलिटेरियन जो रिलीजियस मूवमेंट होती है, जो रिलीजन मूवमेंट, वो अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस में वो पॉलिटिकल मूवमेंट जो है, एक रिलीजियस मूवमेंट जो है बदल सकती है एक मजहबी या फिर एक पॉलिटिकली मूवमेंट में भी, राजनीतिक, और सटल मूव टुवर्ड
और रीजनल इंडिपेंडेंस भी मिल सकती है। हालांकि यहाँ नहीं मिली, लेकिन एक पॉलिटिकल और रिलीजियस मिलिट्री मूवमेंट हो चुकी थी वो। लेकिन फॉल ऑफ आनंदपुर के बाद औरंगजेब की भी डेथ हो गई और ये जो है विदर अवे हो गए, बट ये मूवमेंट डाई डाउन नहीं हुई। ठीक है, तो हमने पंजाब देख लिया, सिखों के साथ देख लिया, जाट्स के साथ देख लिया, अफगान्स के साथ देख लिया। अब हम चलते हैं राजपूत में जो है ब्रीच, जो मारवाड़ और मेवाड़, बहुत पहले हमने पढ़ा था, शुरू में बाबर के आने से पहले। अब हम दोबारा पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे पढ़ा था। देखो, जो राजपूत रिलेशनशिप जो है, हमने देखा है जहांगीर जो है उसी कैसे जहांगीर सेटल हुआ था 1613 में, और कैसे एक बड़ी लंबी जो है इनके बीच में मेवाड़ के साथ में जो है कन्फ्लिक्ट चली थी, लड़ाई चलती रही। जहांगीर ने वही कंटिन्यू किया जो अकबर ने जो है पॉलिसी दी थी ऑफ गिविंग के फेवर दो इनको, जो लीडिंग जो बड़े बड़े राजपूत राजा से, और इनके साथ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बनाओ कि फैमिलीज, इनकी फैमिली में शादी करो, तुम करवाओ। अब शाहजहां ने मेंटेन करके रखी थी सेम अलायंस राजपूत के साथ भी, और उसकी जो हुकूमत के दौरान भी राजपूत कंटिजेंट जो थे वो डिस्टिंक्शन के साथ इन सच फार बहुत दूर दूर दक्कन, बल्क सेंट्रल एशिया में और कांधार तक जगहों पे जाके बंगाल में जो है इनके लिए सर्व भी करते थे, मुगल के अंदर काम करते थे। हाउएवर कोई राजपूत राजा को अपॉइंट नहीं किया गवर्नर ऑफ प्रोविंस, ठीक है, और कोई फर्दर मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं बनाया किसी भी लीडिंग राजपूत के साथ। थ्रू शाहजहां हिमसेल्फ, जो एक सन था राठौड़ प्रिंस का, परहैप्स अलायंस जो राजपूत के साथ थी वो इतनी कंसोलिडेटेड थी कि इन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कोई और रिश्ते, नए शादियां करवाई जाएं, ज़रूरी नहीं। होवर शाहजहां जो है वो बड़ा हाई ऑनर में रखता था, जो हेड थे दो लीडिंग राजपूत घरों के, बड़े राजपूत जोधपुर और अंबर को बड़ा इज्जत और बड़ी शान शौकत में। राजा जसवंत राव जो रूलर था मेवाड़ का, उसको वाज हाई इन, जो बड़े फेवर्स में था शाहजहां के। और बहुत ही, और जय सिंह जो है, जसवंत सिंह और जय सिंह जो थे वो 7,000 का जो रैंक रखते थे जब औरंगजेब जो है तख्त पे बैठता है। और औरंगजेब भी सिमिलरली बड़ी वैल्यू अटैच करता था राजपूत के साथ अलायंस का। उसने एक्टिव सपोर्ट जो है महाराणा मेवाड़ का और उसके की जो है एक्टिव सपोर्ट की मेवाड़ की, और उसको मनसब रैंक 5,000 कर दिया और 6,000। ऑल जो जसवंत सिंह है वो इसके अगेंस्ट भी लगा दारमत में, और एंड डिफीटेड फ्रॉम हिज साइड ड्यूरिंग द कैंपेन अगेंस्ट शुजा। उसने इन्वाइटेड दारा टू हिज डोमिनियन। औरंगजेब ने पार्डन किया उसको और उसको रिस्टोर की, उसकी जो पहली मनसब थी उसको अपॉइंट भी किया इंपॉर्टेंट जो कमांड, इंक्लूडिंग जो गवर्नरशिप थी गुजरात की। जयसिंह जो है रिमेन उसका क्लोज फ्रेंड रहा और कॉन्फिडेंट रहा जब तक कि 1667 में, जब तक उसकी डेथ होती जसवंत सिंह की। अब जसवंत सिंह जो अपॉइंट किया था ड्यूपिटी, बहुत सारे आफ्टर द अफेयर जो अफगान्स में हुआ नॉर्थ वेस्ट में, वो मर जाते हैं 1678 में। जो महाराजा था हैज़ नो, कोई मेल नहीं था, नो सर्वाइविंग मेल इशू। हिंस जो क्वेश्चन था कि कौन गद्दी पे बैठेगा वो उठ जाता है जैसे ही जसवंत सिंह मरते हैं। तो एक लंबी मुगल ट्रेडिशन दैट इन केस ऑफ जो डिस्प्यूट सक्सेशन और स्टेट वाज ब्रॉट अंडर द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब लंबी डिस्प्यूट चली और उसके मुताबिक जो है स्टेट कंट्रोल जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है खलीसा टू इंश्योर के लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मेंटेन लगे, वो हैंड ओवर कर देंगे बाद में, जो है जो चूजन आपका सक्सेसर होगा, जब तक नहीं है वो हमारे अंडर है। तो 1650 में जब डिस्प्यूट जो था सक्सेशन का इन जैसलमेर, शाहजहां ने पहली बार जो है फर्स्ट टू टेक स्टेट जो है अंडर खालसा के अंदर जो है खालिसा के अंदर अपने अंडर ली थी, और उसने फिर जसवंत सिंह को जो है भेजा था कि हेड ऑफ द आर्मी कि वो इंस्टॉल करे, एक कैंडिडेट को चूज़ करके जो एम्पायर ने चूज़ किया उसको बनाए इस गद्दी पे। ये भी एक रीज़न था कि जो मेवाड़ को जो है खालिसा के अंडर जो है अपने अंडर लाने का। अब महाराजा लाइक जो मोस्ट मुगल नोबल्स हैं उनके पास बहुत पैसा था ड्यू टू जो स्टेट जो विच ही इज़ नॉट बीन एबल टू पे बैक। बहुत सारे राजपूत रूलर जो थे हम जिसको जो जसवंत रॉय की वजह से परेशान थे, उससे गुस्सा थे, और हुज टेरिटरी या उनकी टेरिटरीज जो है वो ग्रांट में दी थी इसको जागीर में एम्परर के द्वारा, वो बड़े ईगर थे कि यूज़ करके जो कोई गद्दी पे नहीं बैठा हुआ जोधपुर की डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। अब इसी एंटीसिपेशन रेजिस्टेंस जो राठौड़ का था, औरंगजेब ने अलाउ किए 2 परगाना इन मेवाड़ मेंटेनेंस करने के लिए, फैमिली और सपोर्ट करने के लिए जसवंत सिंह को।
उसने असेंबल की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी और मार्च किया अजमेर को कि ये ऑर्डर्स को इन्फोर्स करने के लिए। अब रानी हादी जो है एक चीफ क्वीन थी जसवंत सिंह की, हु हैज़ बीन ऑब्जेक्टिंग टू हैंड ओवर द चार्जेस, जो जोधपुर के चार्जेस मुगल को देने से मना कर रही थी। सिंस कि ये एक वतन है, होमलैंड है राठौड़ का, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू सबमिट। एक डेलीगेंट सर्च होती है वाज मेड कि किसी तरह का कोई हिडन ट्रेजर ना हो जयपुर जो जसवंत सिंह माइट है पोजेस्ड, कोई ऐसा खजाना ना छुपाया हो। अब मुगल ऑफिसर्स जो हैं वो पोस्ट किए जाते हैं पूरे मेवाड़ में, और बड़े बड़े टेम्पल्स इंक्लूडिंग पुराने टेम्पल्स जो हैं वो डिमोलिश किए जाते हैं या तोड़े जाते हैं। थोस जो मुगल वो बिहेव करते हैं एज ए कॉन्करर के, उन्होंने ये चीज़ जीती है और मेवाड़ को एक होस्टाइल टेरिटरी। अब जस्टिफिकेशन इसका देना बहुत मुश्किल है। औरंगजेब की कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो कंट्रोल करेगा टेरिटरी मेवाड़ की, ठीक है, ऑन अकाउंट के ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जो लिंक कर रहा है दिल्ली और गुजरात के सी पोर्ट्स को। जैसे मॉडर्न हिस्टोरियन जो है जादूनाथ जो है वो सरकार जो है वो क्लेम करते हैं, असर्ट करते हैं, दो बेटे जो पैदा हुए थे लाहौर में और 2 रानी जो जसवंत सिंह की थी आफ्टर हिज डेथ, 2 सन्स वेर बोर्न एट लाहौर। किसको? 2 रानियों को, जसवंत सिंह की को, आफ्टर हिज डेथ। देयर क्लेम जो गद्दी का था वो बड़ा स्ट्रांगली कन्वेस्ट। होएवर दिल्ली आने से पहले औरंगजेब ने डिसाइड किया कि वो अवार्ड करेगा जो टीका है जोधपुर का इंदर सिंह को, जो क्या है, पोता है जसवंत सिंह के बड़े भाई का। अमर सिंह जो है इन रिटर्न फॉर सक्सेशन वो फी पे करेगा 36 लाख रुपए की। परहैप्स जो औरंगजेब था वो मूव करता है बाय आर्गुमेंटिंग, जो शाहजहां ने किया था वही करता है, मूव्ड बाय द, जो शाहजहां ने किया था, जो ग्रेट नाइंसाफ़ी की थी, जो क्लेम पास किया था अमर सिंह का इन गिविंग द टिक्का उसको छोटे भाई को दे के जसवंत सिंह को, तो वही जो है ही मे ऑल्सो हैव वांटेड टू अवॉइड जो माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन थी मेवाड़ की। तो कुछ मॉडर्न हिस्टोरियन के तहत औरंगजेब ऑफर कर रहा था जोधपुर को अजीत सिंह को, जो 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 पोस्थेमस सन था जसवंत सिंह का, ऑन कंडीशन कि वो मुसलमान बन जाए, मुस्लिम बन जाए। तो देर इज़ कोई सजेशन नहीं है कंटेम्प्रेरी सोर्स में इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी और राजस्थानी वर्क जो है हुकमतरी बाही, औरंगजेब ने ऑफर किया मनसब अजीत सिंह को व्हेन ही वाज प्रेजेंट एट द, जब कोर्ट आगरा में था, और डिक्लेयर किया कि 2 परगानाज जो हैं मेवाड़ में, सोजत और जैतारन, वो कंटिन्यू रहेंगी उसकी जागीर। तो जो औरंगजेब था वो वर्चुअली जो है कंटेम्पलेट कर रहा था कैसे डिवीजन होगा स्टेट ऑफ मेवाड़ का 2 ब्रांचेस में, दोनों फैमिलीज़ में, मतलब जसवंत सिंह की और ये इसकी। अब जो राठौड़ सरदार था जो दुर्गादास के द्वारा जो लीड किए जा रहे थे सरदार, वो इस जो है रिजेक्ट कर देते इस प्रॉफिट, इस कॉम्प्रोमाइज़ को। उन्हें लगता है कि ये अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट, जो स्टेट का बेस्ट इंटरेस्ट है उसके खिलाफ है। अब इस रिजेक्शन की वजह से जो है, जो सरदारों ने ऑफर की थी, इसकी वजह से औरंगजेब को गुस्सा आता है। वो ऑर्डर करता है राजकुमार को और उसकी माँ को उनको जेल में डाल दिया जाए, नूरगढ़ के में जो है उनको कैद कर दिया जाए। ये राठौड़ सरदार को बड़ा चौकन्ना कर देता है बड़ी बहादुरी से लड़ने के बाद, और वो जो है वो आगरा फोर्ट से जो है एस्केप कर जाते हैं, वरना एक राजकुमार के साथ जिसको वो अजीत सिंह है ना, क्राउन करते हैं हिम एज अजीत सिंह एट जोधपुर बड़ी खुशी के साथ। औरंगजेब बड़ी इज्जत से ना एक्सेप्ट कर सकता था, माइट हैव ग्रेसफुली एक्सेप्टेड जो है जो फैक्ट कि इंदर सिंह जो है उसकी कोई फॉलोइंग नहीं है राठौड़ के बाद। वो एक तरफ रखा है इंदर सिंह को उसकी जो है इनकॉम्पिटेंस को, बट अडोप्टेड स्टर्न एंड अनबेंडिंग अप एटीट्यूड टुवर्ड, और डिक्लेयर करता है वो उसको एक प्रिटेंडर अजीत सिंह को, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब इंदर सिंह की जो खामी है उसको एक्सेप्ट भी कर सकता था कि उसकी कोई फॉलोइंग नहीं राजपूत, लेकिन वो जो है अजीत सिंह जिसको बनाया गया है उसके खिलाफ जो है वो एक प्रिटेंडर है, और एक बड़ी फोर्स को जो है वो समन करता है ऑल पार्ट ऑफ एम्पायर में एक बार फिर औरंगजेब मार्च करता है अजमेर की तरफ। राठौड़ रेजिस्ट करते हैं लेकिन क्रश कर दिया जाता है और जोधपुर को अपने कब्जे में लिया जाता है। दुर्गादास भाग जाता है अजीत सिंह के साथ मेवाड़, और जहाँ वो राणा सेंड उसको जो है सीक्रेट हाइड आउट से भेज देते। अब इट वाज एट दिस स्टेज के मेवाड़ इंटर करता है जंग में ऑन द साइड ऑफ अजीत सिंह, और राणा राज सिंह जो एक ऑन वन स्टेज वो सपोर्ट कर रहा है औरंगजेब को, और हैज़ बिन ग्रेजुअली एलियनेटेड। वो भेजता है 5,000 मैन जो है, एक वन ऑफ द जो लीडिंग मैन है जोधपुर का, बैक करने के लिए रानी हादी का क्लेम। अपेरेंटली ही वॉज डीपली अपोज्ड, वो इस चीज़ से बड़ा खिलाफ था जो मुगल का इंटरफेरेंस हो रहा है राजपूताना स्टेट में।
जो क्वेश्चन ऑफ, जैसे क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन, कौन तख्त पे बैठेगा, ठीक है। लेकिन जो इमीडिएट कॉज जो होता है, जो अनइजीनेस होती है मुगल मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ मेवाड़, और औरंगजेब फिर रिजेक्ट कर देता है अजीत सिंह का क्लेम सक्सेशन पे। औरंगजेब क्या करता है, वो फर्स्ट ब्लो, पहली जो हमला वही करता है। नवंबर 1669 में वो अटैक करता है मेवाड़ पे। एक स्ट्रॉन्ग मुगल डिटैचमेंट रीच करती है उदयपुर, और इवन रेड करती है कैंप राणा का, जो रिट्रीट कर रहा है पहाड़ों में एक वॉरफेयर करने के लिए, हार्नेसिंग वॉरफेयर मुगल के खिलाफ लड़ने के लिए। वॉर सुन एक स्लेटमैन पे रुक जाती है, ठीक है, कोई उसका हल नहीं होता। मुगल ना तो पेनिट्रेट कर पाते हैं हिल्स को, ना वो गोरिल्ला टैक्टिक्स राजपूत के साथ डील कर पाते। तो वॉर नाउ हैव हाईली अनपॉपुलर। औरंगजेब जो है अबाउंडमेंट और वार्निंग टू हिज कमांडर हैव लिटिल इफेक्ट। तो एट लास्ट जो है अब जो एल्डर सन है औरंगजेब का, प्रिंस अकबर, वो इस चीज़ सिचुएशन का फ़ायदा लेने की कोशिश करता है, और वो टर्निंग वो अपने आर्म्स अपने फादर की तरफ ही बगावत कर देता है। अलायंस करके राठौड़ चीफ के साथ, दुर्गादास के साथ, वो मार्च करता है अजमेर 1681 में, जहाँ औरंगजेब बड़ा हेल्पलेस था। जितने भी उसके बेहतरीन ट्रूप्स थे वो कहीं और इंगेज हैं, लेकिन प्रिंस अकबर जो है वो डिले कर देता है। औरंगजेब जो है वो स्टेयर अप करता है इस डिसीजन को उसके कैंप में, बाई एक झूठा लेटर भेज के प्रिंस अकबर जो है वो भाग कर महाराष्ट्र जाता है, और औरंगजेब जो है हीव्ड ए साइन ऑफ बिलीव, वो कहीं ना कहीं एक चैन की सांस लेता है। अब जो कैंपेन था मेवाड़ का, वो एक सेकेंडरी हो चुका है औरंगजेब के लिए। वो एक ट्रीटी करता है राजा जगत सिंह के साथ, और राजा राज सिंह जो है, राणा राज सिंह है, वो मर चुका होता है इतने देर में। एक नया राणा जो है उसको फोर्स किया जाता है कि वो सरेंडर करे कुछ परगानास और जिजिया दे, और ग्रांट की गई मनसबदारी 5000 प्रॉमिस लॉयल्टी के वादे पर, और अजीत सिंह को ना सपोर्ट करने पर। अब रिगार्डिंग जो अजीत सिंह है, ऑल दैट औरंगजेब वुड प्रॉमिस कि उसे मनसब और राज जो है वुड बी गिवन टू हिम जब वो अपनी एज का होगा। अब एग्रीमेंट और जो प्रॉमिस जो रिगार्डिंग अजीत सिंह है, वो सेटिस्फाइड नन ऑफ द राजपूत। कहीं ना कहीं राजपूत जो है सहमत नहीं थे जो एग्रीमेंट और जो वादे किए गए औरंगजेब के द्वारा। मुगल कंट्रोल रखते हैं मेवाड़ का, और वो जंग जो है 1698 तक रहती है। एट लास्ट जो है अजीत को रिकॉग्नाइज किया जाता है रूलर मेवाड़ का। कोई कंक्लूजन यहाँ पे भी मुगल्स के लिए नहीं निकला, लेकिन मुगल रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो कैपिटल पे अपना जो कब्जा है उसको छोड़ेंगे, जोधपुर। जो राणा मेवाड़ का वो रहता है बड़ा ही नाराज़गी में, और एट लास्ट सरेंडर करता है अपनी पारगाना जो एरियाज हैं मुगल्स को। तो कोई चेंज सिचुएशन में नहीं आता है जब तक औरंगजेब 1707 में मरते। तो यहाँ पे भी बड़ा इनकन्क्लूसिव हुआ, पंजाब में भी बड़ा इनकन्क्लूसिव हुआ। औरंगजेब की जो पॉलिसी मारवाड़ और मेवाड़ की थी वो बड़ी क्लमजी थी, बड़ी ब्लंडरिंग थी, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी किस्म का जो है मुगल्स को। एक तरफ पे मुगल हारे हैं स्टेट डैमेज है, मुगल की मिलिट्री की जो प्रेस्टीज थी कि दे आर अनबीटेबल, दे आर वॉल, वो भी गिरी है। अब जो है लोगों को लग रहा है कि वी कैन पेनिट्रेट थ्रू मुगल आर्मी। ये सच है कि वॉरफेयर जो मेवाड़ में हुआ आफ्टर जो 1681, उसमें बड़ी थोड़े से सोल्जर थे, कोई माइटी मुगल सोल्जर सारे नहीं थे, और उसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेज मिलिट्री नहीं था। लेकिन ये भी सच है कि हाडा और किचवाहा में और बाकी जो राजपूत कंटिजेंट्स थे जो वो कंटिन्यूली सर्व करते रहे मुगल्स को। लेकिन रिजल्ट जो मेवाड़ पॉलिसी का था औरंगजेब का, उसको जज नहीं किया जा सकता सिर्फ इन चीज़ों से। जो ब्रीच मेवाड़ का और मेवाड़ का, उसने कहीं ना कहीं जो मुगल अलायंस थी राजपूत के साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसको कमज़ोर कर दिया था। और इन सब चीज़ों के बावजूद अबोवाल इसने कहीं ना कहीं एक डाउट डाल दिया था कि एक फर्मनेस जो मुगल सपोर्ट की थी पुराने, और जो उसके ट्रस्टेड जो भरोसे वाले जो अलाइज थे, और अंदरूनी आखिर मोटिव क्या है औरंगजेब का, ये कहीं ना कहीं शो करता है जो रिजिड, जो सख्त और बड़ी ज़िद्दी नेचर जो औरंगजेब का था। इट डिड नॉट, इसने होएवर जो है अमाउंट ऑन द फिक्स जो डिटर्मिनेशन थी ऑन पार्ट ऑफ सबवर्टी कुछ हिंदुइज्म की, वो नहीं चेंज की। इट इज़ हैज़ बीन अलेज्ड कि बिकॉज ड्यूरिंग जो पीरियड था 1679, जो लार्ज नंबर ऑफ मराठा थे वेर अलाउड टू इंटर इनटू नोबिलिटी। यहाँ एंट्री हुई है मराठास की नोबिलिटीज़ में, इसमें बहुत सारे लोगों का नेचर चेंज नहीं हुआ। औरंगजेब के जो कन्फ्लिक्ट थे नॉर्थ ईस्ट में, और भी जाट्स और अफगान्स और सिख और राजपूत, उसने कहीं ना कहीं पूरे एम्पायर पे स्ट्रेन डाल दिया था, खिंचाव। यहाँ पे भी लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी लड़ रहे हैं, इकोनॉमिक ड्रेनेज बहुत हो रहा है, ठीक है, इतने ज़्यादा, क्योंकि रियल कन्फ्लिक्ट तो असली बीमारी थी वो तो धक्कन था ना, ठीक है। लेकिन मुगल्स कभी जाट्स के साथ लड़ रहे हैं, कभी मुगल अफगान्स के साथ लड़ रहे हैं, कभी मुगल्स जो है सिख के साथ लड़ रहे हैं, कभी ओहम्स के साथ लड़ रहे हैं आसाम में, ठीक है। वहीं कहीं जो राजपूत्स की भी जो अब वो मेवाड़ और मावाड़ वाला किस्सा, तो
असली जो दक्कन में बीमारी थी, जहाँ शिवाजी ने जो है गोलकोंडा और जो है बीजापुर के साथ अलायंस कर ली थी, वो एम्पायर के लिए ख़तरा था। वहाँ रिसोर्सेज इन्वेस्ट होने थे और मल्टीपल जगहों पे जो है एम्पायर को खींचा जा रहा था हर मसले में। तो ये इकोनॉमी पे भी, पॉलिटी पे भी, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी रिस्ट्रेन डाल रहा था। तो वो पूरी तरीके से अपना फोकस जो है दक्कन पे नहीं कर पा रहा था। अगर ये मल्टीपल सिनेरियोज ना होते तो दक्कन जो है वो कंट्रोल में आ चुका होता मुगल्स के। इसीलिए ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं यार, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी लुक इनटू द पर्सपेक्टिव ऑफ औरंगजेब्स रेन ड्यूरिंग दिस 50 ईयर्स पीरियड। ओके, इतने रखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।